नमस्ते। एक और बैठकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश छाबड़ा हैं कौन, इस बैठकी में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एज अ कास्टिंग डायरेक्टर और कौन से कास्टिंग डायरेक्टर्स के काम को या नज़र को एडमायर करते हैं? जिन्होंने कास्टिंग को सबसे पहले इस देश में लाए होंगे वो तिग्मांशु धूलिया, बैंडेड को है। आपको अपने पेशे में ना बहुत कहना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ना कहना पड़ता, ना इतना ना कहना पड़ता है कि उसमें एक को हाँ कराना पड़ता है, क्योंकि ना ही किसी तो ने बहुत बुरा माना है इसका। एक्टर गुस्से में आके मेरी गाड़ी के शीशे तक भी फोड़ चुके हैं। किसने? नाम मत पूछो इस बारे में, अजीब हो जाएगा। हाउ वाज द रिस्पॉन्स फॉर दिल बेचारा? इतना प्यार मिला, लोगों ने इतना पिक्चर देखा, लेकिन खुशी नहीं हुई हमें उस पिक्चर की सक्सेस की, इसलिए हमने कभी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उस सक्सेस को देखने के लिए जीवित नहीं थे। एवरी एक्टर सब ने मैसेजेस किए, इतने मैसेजेस, इतना प्यार, लेकिन दोस्त थे आपके सुशांत सिंह राजपूत? बेस्ट फ्रेंड था। दोस्त क्या, दोस्त तो मतलब बहुत छोटी बात है। क्या वो परेशान थे इस तरह की चीज़ों से, उनको कुछ बड़े प्रोजेक्ट से ड्रॉप किया गया? लोगों से बहुत जल्दी परेशान होता था। किनसे परेशान थे वो? थोड़ा जल्दी इमोशनल, सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव लड़का था। हम सभी होते हैं। मुकेश छाबड़ा और अनुराग कश्यप के बीच क्या हुआ? उस आदमी को अंदाजा नहीं है कि हम उसको कितना प्यार करते हैं। उस आदमी को हमेशा ये लगता है कि वो जो एक्टर हमको बोलते हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और हमें हमेशा ये लगता है कि जो सही एक्टर है उसे सपोर्ट करेंगे। अब आप रेकमेंड करो या हंसल मेहता रेकमेंड करे या विशाल भारद्वाज रेकमेंड करे, सही है उसको रेकमेंड करो। इल्ज़ाम उन्होंने ये भी लगाया बाकायदा पब्लिक में दैट यू आर मिसोजिनिस्ट। मैंने उनको बोला आपने ऐसा क्यों बोला, वही यार थोड़ा उस मूड में हमने लगा था सब। कास्टिंग काउच होती है? जिन डायरेक्टर के साथ जिस लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैं तो बहुत हैप्पी। सुना है। रेड चिलीज के लिए कास्टिंग की कभी? ये जवान हाउ इज ही एज अ प्रोफेशनल? अरे आउटस्टैंडिंग। डंकी के ऑडिशन का क्या प्रोसेस था? आप, राजकुमार हिरानी, शाहरुख सर नहीं उसमें बैठा, राजू सर ने पूरा डिटेल में बैठा। शाहरुख सर वहाँ पे कास्टिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। आमिर खान पर चर्चा नहीं हुई, आपने काफ़ी क्लोजली उनके साथ काम किया। तो आमिर सर के साथ काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपको ना 1 सेकंड 5 मिनट बाद ये चीज़ आप भूल जाते हैं कि वो आमिर खान है। आप लगेगा कि वो आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला न्यू कमर है। आपको एक्टर्स एक्ट्रेसेस नामी फ़ोन करते हैं काम के लिए? हाँ। क्या लास्ट कॉल किसका था? करिश्मा तन्ना का था कल का फ़ोन कि मुझे स्कूप के बाद कुछ और बड़ा शो करना है। आने से पहले मानुषी चिल्लर का फ़ोन आता है कि उसको एक नई स्क्रिप्ट करनी है। पुराने वेटरन एक्टर्स? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। उनको तो ये लगता है कि मैं जब से मैं आया हूँ उनको काम मिलना कम हो गया है। नमस्ते। एक और बैठकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इलेक्ट्रिक पिया किस्म के मेहमान हमारी बैठकी में आए हैं। इनको लेकर 2 ध्रुवीय पोलराइज्ड बातें कही जाती हैं। इनके चाहने वाले कहते हैं दिल्ली का लड़का है, फाइटर है, थिएटर करता रहा, जुनून था उसको लेके, बच्चों को थिएटर कराने का बड़ा जुनून था, और वहीं से सिलसिले की शुरुआत हुई कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर, और मुंबई में भी अपना मकाम बनाया है। टीम बड़ी सॉलिड है, और अगर आपको सैकड़ों एक्टर कैरेक्टर पैदा करने हैं, जादू पैदा करना है उनके ज़रिए, तो ये आपका ही सबसे अच्छी ऑप्शन, सबसे अच्छा विकल्प हो सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि मैं से भरा हुआ आदमी है, जब जहाँ जैसे मन करे ऐलान कर देता है, ओ शी इज़ माई फाइंड, ही इज़ माई फाइंड, और इस तरीके से जाहिर करता रहता है अपना एहसान। कई इल्ज़ाम, कई उपलब्धियाँ, पर असल में मुकेश छाबड़ा हैं कौन, इस बैठकी में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे इंटरेस्टिंग और बेहतर मेरा इंट्रोडक्शन आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब लोगों को देखते हैं तो एक ऐसा फ्रेम बनता होगा, जब मैं आपका क्लोजअप ले रहा हूँ तो सबसे पहले मेरी नज़र उन 3 अंगूठियों पर गई। इनके बारे में बताइए भाई साहब। ये अभी रिसेंटली हुआ है, 1 साल पहले मुझे किसी ने सजेशन दिया, तो मैंने इसको बिना किसी दिमाग में ज़्यादा जोर डालते हुए इसको पहन लिया। मेरे एक मित्र है सुनील ग्रोवर, उन्होंने हमें बोला कि एक पंडित है उनसे आपको मिलवाते हैं। उन्होंने हमको मिलवाया और हमने ये पहना। बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमने बीच में इसको निकाल भी दिए थे और फिर पहन लिए। तो अभी तक समझ में नहीं आया कि ये क्या है जब उसका ऐसा सोचा। यकीन करते हैं आप इन चीज़ों में? कोई बोलता है तो हम यकीन करते हैं, खुद को अभी यकीन नहीं हो पा रहा है। क्या बोला गया? इंडस्ट्री में बहुत दुश्मन हो गए हैं तुम्हारे मुकेश, तुम्हारी तरक्की से डरते हैं, साजिश करते हैं, पत्थर पहन लो ठीक हो जाएगा। वो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि होता है कि जब
माँ बाप बहुत बीमार रहने लगते हैं तो कोई ना कोई बोलते हैं ना, अरे भाई थोड़ा शांति रखो, ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, खुशी की ज़रूरत है। तो उस वजह से शायद मुझे बोला गया था। सुनील पाजी बहुत क्लोज एक फैमिली की तरह है और उन्होंने बोला, उसी वजह से पहना। लेकिन ऐसा कुछ मुझे तो लगता है कि मेरी माँ गुजर ही गई है, तो जब ऐसा तो कुछ बारे में क्या बोलें उस बारे में अभी। आप से मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, फिल्मों के बारे में बात करूंगा। आपका इन्फ्लुएंस उन पर, उनका इन्फ्लुएंस आप पर मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले श्रीमती कमला देवी जी के बारे में बात करें। आपकी माता जी, जिनका 13 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। क्योंकि हम सब लड़कों को ऐसा लगता है कि हम जैसे हैं, और ख़ास तौर पर हमारे अंदर जो अच्छा है वो हमारी माँ का दिया हुआ है। मुझे हमेशा पता था कि जब भी कोई सवाल पूछता है ना, तो आज भी मैं खुल के बात नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अभी भी रोज़ उस चीज़ के साथ डील कर रहा हूँ। क्योंकि माँ के जाने के बाद मेरी जो एक सिंपल पंजाबी मिडिल क्लास गृहिणी जो हम लोग बोलते हैं, जैसे वो मेरी माँ थी, और वो मेरे साथ बम्बई में आ गई थी। जब मैं थोड़ा सा बम्बई में सेटल हुआ तो उनको बम्बई बुला लिया था अपने माँ बाप को मेरे साथ ही। और वो बहुत ही सिंपल, कहीं गई नहीं, कहीं ज़िंदगी में दुनिया नहीं घूमी, और बस वही ज़िंदगी गुजारी उनके साथ। और एक बीमारी के साथ जूझ रहे थे वो, आई थिंक 3 महीने से वो बीमारी के साथ जूझ रहे थे। ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है जो आपकी बॉडी में ना कहीं पूरी स्किन में फैलता चला गया। तो वो उसकी वजह से कोकिला बहन करके एक हॉस्पिटल है बम्बई में, वहाँ पर उनको आईसीयू में रखा गया। उनके पहले पेट में दर्द हुआ था, तो छोटा बोला कि पेट में दर्द होने से क्या ऐसा कुछ होता है, तो बहुत दर्द था। तो रात को एक दिन मेरे पास आई, बोले कि बेटा बहुत पेट में दर्द है। तो हमें बोला कि ऐसा पेट में दर्द है जो कभी उठ के हमारे कमरे तक वो उठ के आई हैं और रो रही हैं। तब हमको लगा कि कुछ गड़बड़ है, और वो उठ भी नहीं पा रही थी। तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल में रखा, और जिस दिन लेकर गए उसके बाद 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहे और कभी वापस नहीं आई। तो बस वही एक, इसलिए तो हम माँ की बात आज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी पिताजी इतने बीमार हो गए माँ के जाने के बाद, अब उनके साथ रहता हूँ मैं। तो जो खालीपन है पूरे घर का, वो अभी ज़्यादा कटोसता है, क्योंकि अभी माँ नहीं है। तो सडनली मुझे लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि अभी सब कुछ घर पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखना पड़ेगा। पिताजी अकेले हो गए, क्योंकि उसके बाद माँ ने 48 साल गुजारे हैं लगभग, और अचानक वो भी अकेले हो गए। तो अभी मतलब 6 महीने भी नहीं हुए हैं, ऐसे वाला वक्त गुजर रहा हूँ मैं। क्योंकि आज मतलब दिसंबर चल रहा है, तो आज मतलब लाइक हो गए 6 महीने लगभग। तो उसी से अभी तक गुजर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल पंजाबी औरत, जिसको बहुत शौक़ था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और उसको बड़ा शौक़ था कि इंडस्ट्री देख रही है, हमारे साथ घूमती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। आई एम सो सॉरी फॉर योर या क्योंकि उनके अभी भी, जब आज भी सुबह भी यही हो रहा था, जब मैं दिल्ली आया तो मेरी दीदी भी दिल्ली में रहती है, भैया जी में, तो घर आएगा तो जब से माँ के जाने के बाद तो भी नहीं आया। क्योंकि ऐसा लगने लगता है ना कि आप अपने एक शेल में चले जाते हो। तो मैं शायद अपने किसी रिश्तेदार से भी नहीं मिला उसके बाद। मेरी दीदी आई थी बॉम्बे मुझसे मिलने के लिए। आई डिडंट मीट माई ब्रदर आफ्टर माई मदर के बाद मैं किसी अपने कज़न से, मैं अपने चाचा से, किसी से नहीं मिला हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है वो उस चीज़ पे। और क्या उनकी रिएक्शन होती थी जब बड़े पर्दे पे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आपका नाम आता था? या उनको तो बड़े साल तक मालूम ही नहीं था ना कि कास्टिंग डायरेक्टर होता क्या है। उनको तो ये सवाल था कि तू सब, पंजाबी में बोलते थे कि तू सबको काम दिलाता है, खुद क्यों नहीं कर लेता। क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या थे पंजाबी में बोलते थे कि तू सबनू काम दवांदा है, तो आपको नहीं काम कर लेंदा। कि मतलब तू सबको काज, तू भी काज कर ले। तू, हर माँ को तो लगता है तू भी सोना ही है पुत्र, तू भी कर ले। यू नो एवरी मदर, उनकी नज़र में तो बच्चा हीरो ही होता है। पर बहुत खुश होती थी लोगों से मिलके, मतलब सब उनके साथ मिलते थे, बातचीत होती थी, उठना बैठना, घर आना जाना सबके साथ था। सबने उनको बहुत प्यार किया, चाहे वो हर स्टार हो, चाहे न्यू कमर हो, जितने भी लोग ने उनको बहुत प्यार दिए। तभी तो शायद जब उनका शमशान घाट में जब हम सब लग थे, जब सब लोग आए, तो इतनी दुनिया आई, तो मुझे लगा था कि चलो माँ तो ने खुश तो कमाया है कि जब इतने लोग आपके पास आए और इतने लोग प्रेयर मीटिंग में आए। कम से कम मतलब 5000 लोग थे वहाँ पर। तो वो लगा कि वो सब थे, तो वो देख के थोड़ा लगा कि चलो अच्छे से माँ गई हैं। उनको मुझे ये लगता था कि बस तू, और तब मैं जवान कर रहा था, जवान रिलीज नहीं होती। मैंने कहा था एक पिक्चर कर रहा हूँ शाहरुख खान के साथ, आपको दिखाऊंगा एज एन एक्टर। तो बड़ी खुश थी।
और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि तेरा एक बार मुझे अब्रॉड जाना है, तो मैंने उनका पासपोर्ट बनवाया था। उनके मरने के 3 दिन बाद वो पासपोर्ट आया। वो अभी भी एम्प्टी पासपोर्ट हमारे पास है। आई थिंक पलक नोज दैट पासपोर्ट। वो मैंने अपने फिर मैं वो पासपोर्ट लेके अपने साथ घूमता हूँ, जब भी जहाँ कहीं जाता हूँ बाहर तो लेके जाता हूँ। उसके 3 दिन बाद ही आया है, क्योंकि अप्लाई किया था, लेट हो गया। उन ज़माने में उनके पेपर नहीं थे, किसी का ये ढूंढने में इतनी, मतलब आपको तो मालूम है कितनी। फिर वो अभी तक वो पासपोर्ट लेके हम घूमते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं, क्योंकि वो जा ही नहीं पाई। उनका एक ही सपना था कि पर अब्रॉड जाना है, बता जितना देखा है इतना, तू इतना गया है, एक बार वहाँ जाना है, तो बस वो नहीं कर पाए। ज़िंदगी भर एक ही चीज़ रहेगी कि साला कहीं भी चले जाते, बस वो एक रहता, वो एक प्रॉब्लम है। मुकेश, हम तमाम दिक्कतों के बावजूद माँ के बारे में तो बात कर लेते हैं, लेकिन पिताओं के साथ ज़्यादातर भारतीय पुत्रों का रिश्ता एक अजीब किस्म की टेंशन और अबोला लिए होता है। आपके और ताराचंद जी के रिश्ते कैसे हैं? बहुत ही प्यारा है, मतलब हम दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी भी शायद मुझे हमेशा एक बात लगता है कि जब भी मैं किसी लोगों को बोलता हूँ ना कि मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा ब्राउनी पाउंड देने के बोलते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही तो होता है। अरे यार, अभी तक माँ बाप के साथ रहता है, इतना बड़ा हो गया, अभी तक माँ बाप के साथ रहता है, तो मुझे लगता है कि इससे ब्राउनी पॉइंट्स क्यों देते हैं एक्स्ट्रा। ऐसी होना चाहिए ज़िंदगी। तो मेरे को, जब मेरा तो ये सपना था कि जिस दिन मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊँगा बॉम्बे में, पहली चीज़ करनी थी माँ बाप को बुलाना था, और मैंने बुलाया। और मेरे पिताजी बहुत खुश होते हैं, ऑफिस में आते हैं, उनका एक कमरा है, वो रोज़ ऑफिस में आते हैं, उनका एक कमरा है, वहाँ बैठते हैं। पिछले कुछ 3 महीने से 4 महीने से बहुत तबीयत उनकी उतनी अच्छी नहीं है। आते हैं, मेरे दोस्त की तरह हैं, गाने गाते हैं। एक्चुअली वो पहले आदमी है जो मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की NSD के वर्कशॉप में एज अ स्टूडेंट लेके गए थे 95-94 में। तो उनको ही मालूम था बेटा आप ये, तब स्कूल में थे? तब हम 9th क्लास में थे, स्कूल में थे, सरकारी स्कूल में थे, रोहिणी में। तो मेरे पिताजी ने बोला कि देखो तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट बहुत महंगा है, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो ये थिएटर जो चीज़ है ना, ये फ्री में होता है, ये रंगमंच जो है फ्री में होता है। तो समर वर्कशॉप किया था हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संस्कार रंगटोली का जो होता है, जो बच्चों के लिए वो करते हैं, जिसके बाद हमने उसी कमरे को बाद में ज्वाइन किया था। वो वर्कशॉप हमने किया था, वो ऐसा वर्कशॉप हमने किया जो ऐसा हिट हुआ वो 1 महीना समर वेकेशन का, कि उसके बाद पीछे मुड़ के कभी ऑनलाइन की तरफ देखे ही नहीं। तो एक्टर बनना था, एक्टिंग का टीचर बनना था, क्या जब हम सोचते हैं कि कुछ बने, तब क्या था दिमाग में? जब मुझे एक्चुअली जब NSD गया थिएटर करना था, तो थिएटर करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जब आसपास के लोग सब फिल्म के बाद जा रहे थे ना, जितने भी एक्टर आसपास आ जा रहे थे, फिल्मों में जा रहे थे, तो हमें एक मन में है कि हमको फिल्मों में जाना है। कौन आ जा रहा था, नाम बताइए। लाइक इरफान सर, टिशू भाई, ये जितने भी लोग NSD में हम देखते थे बचपन से, इन लोगों को, इतने सारे लोगों को देखा ही है, इतना सारा काम जो लोग आसपास घूम रहे थे। और NSD के अंदर संस्कार उंगली वर्कशॉप कर लो, उसका इसके बाद एक सैटरडे संडे क्लब होता है जो सिर्फ वीकेंड में होता है, जो उसका एक्सटेंशन होता है, तो वो करते थे। वो NSD के अंदर ही होता था। पहले तो समर वेकेशन तो स्कूलों में होती है, लेकिन वो NSD के अंदर ही होता था। तो उस कैंपस में हमारा मन लगने लगा कि यार यही करना है। फिर जब रॉबिन सर और 2-3 लोग, जितने भी लोग वहाँ पे रंगमंच में जितने भी नाटक करते थे, जब भी उनको बच्चा चाहिए होता था, चाइल्ड एक्टर, तो वो मैं होता था दिल्ली में जितने। तो फिर वहाँ से जब किसके साथ काम किया आपने, बताइए। रॉबिन दास के साथ? रॉबिन दास के साथ काम किया है, बंसी कौल के साथ काम किया है, अनुराधा कपूर के साथ काम किया है, कीर्तिजन के साथ काम किया है, सुरेंद्र शर्मा के साथ काम किया है, अवतार सानी के साथ काम किया है, VK शर्मा के साथ काम किया है, दिव्या रंको के साथ काम किया है, प्रसन्ना जी के साथ काम किया है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि कौन से नाम लिए जा रहे हैं, ये रंगमंच के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो प्रोफेसर्स हैं जो अपने आप में, हर एक प्रोफेसर एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है। बड़े लोग हैं ये, इनके बारे में आपको खोज के जानना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि ललन टॉप पे जिस तरह से हमने आपको कृष्ण गोपाल बजाज से मिलवाया, बज्जू भाई से मिलवाया, राम गोपाल बजाज सॉरी, उसी तरह से हम आपको और भी हस्तियों से मिलवाएं। आपने कई बार बंसी कौल का भी जिक्र सुना है, राम गोपाल बजाज का तो हमने गेस्ट इन द न्यूज़ रूम किया ही था जी। और NK शर्मा के साथ काम किया शुरू में बैक स्टेज में। तो वो सब जितने भी लोग थे सबके साथ काम किया, मैं कुछ नहीं छोड़ा। दूरदर्शन में जितना भी छोटा छोटा काम होता था वो सब भी किया, तो वो सब करते। तो फिर जब पहली बार कैमरा कब फेस किया था? पहली बार कैमरा कब फेस किया था दूरदर्शन के लिए? हाँ, एक तो उस समय ना बहुत सारी टेलीफिल्म बना करते थे जो दूरदर्शन अप्रूव करता था ना। कोई चाइल्ड मैरिज के ऊपर होता था, कोई होता था कि, तो MK रैना ने एक फिल्म बनाया था, उसका नाम हमको भी याद नहीं है, उसकी शॉर्ट फिल्म में क्राउड में थे हम।
क्राउड में कितना पैसा मिला था? 50 रुपये। अभी आप कितना पैसा देते हो क्राउड में खड़े होने लोगों को? हम तो वो हम तो क्राउड वाले लोग कभी कास्ट नहीं किए ना। अच्छा, क्राउड में जो प्रोमिनेंट हैं, क्राउड में जो फीचर है, जिनका फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कास्ट किए हैं। सबसे सस्ता कितने रुपए में एक्टर हायर किया है आज तक? नहीं, एक्चुअली हमारा काम पैसे का नहीं होता ना, हमारा काम तो सिर्फ कास्ट करना होता है, उसके बाद तो लाइन प्रोड्यूसर और ईपी उसका ध्यान रखते हैं। हमारा पैसों से लेने देना नहीं होता। कोई नहीं, कोई लेना देना आपने बता दिया इस कैरेक्टर लिए ये आदमी हम अपना फिर बोल देते कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे बजट में नहीं आ रहा, ऑप्शन दे दो। तो ऐसा बोल देते 1 सेकंड में, तो हमको ऑप्शन देना पड़ता है। लेकिन हम किसी से पैसों की बात नहीं करते हैं। ये मर्सिडीज की रेंज, ये फॉर्च्यूनर की रेंज, ये छोटी और गाड़ी ये है, बड़ी गाड़ी है, क्या ये साइकिल मारुति है। 1000 वाली, 800 वाली रेंज है, ऑल्टो वाली रेंज। और उनको अच्छे एक्टर भी चाहिए, अवेलेबल भी चाहिए, कम बजट में भी चाहिए। तो मैं थिएटर पे और दिल्ली के दिनों पे लौटूंगा, किस किस तरह की डिमांड आती है प्रोड्यूसर्स की तरफ से और डायरेक्टर्स की तरफ से? डिमांड तो एक ये तो है ये आपने एक बता दिया कि अच्छा एक्टर और सस्ता एक्टर, और अवेलेबल होना चाहिए उनके डेट्स पे। तीन। बाकी काम भी छोड़ दे, वो चाहे वो 3 दिन का काम भी हो ना, सब कुछ छोड़ दे, उनके लिए वो अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि उनका अगर शूट आगे पीछे हो जाए तो चलता है, उसका डेट अवेलेबल रहना चाहिए, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके डेट्स के अलावा। तो ऐसे एक डिमांड तो ये होती है कि उनके स्क्रिप्ट में जितने भी रोल हैं, कई लोग सीधा बोल देते हैं कि नए चेहरे चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि इसको मिक्स मैच करो, अननोन और नोन फेसेस के बीच की कास्टिंग करो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो जिस जगह में जो शूट कर रहे हैं ना, वहाँ से लोकल एक्टर कास्ट करने का बहुत फोर्स होता है। क्योंकि एक तो वो नए चेहरे होते हैं, उनकी भाषा एकदम करेक्ट होती है और वो फ्रेशनेस देते हैं। जैसे हैदर की कास्टिंग, हैदर कास्टिंग कश्मीर में किए थे। हैदर के कश्मीर तो विशाल सर ने पहले ही बोला था कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फेसेस चाहिए जो हमको कश्मीर से कास्ट करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में आप जाओ, हर जगह में थिएटर होता है। एक ऐसा ये हिंदुस्तान के हर शहर में हर भाषा के लोग रंगमंच तो पक्का कर रहे हैं। अलग अलग तरह के डांस फॉर्म हैं, अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, तो हर जगह होता है। तो फिर हम कश्मीर गए थे, और कश्मीर में हमने बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी भी करी हैं, बहुत सारी फिल्में वहाँ पर करी है कास्टिंग। तो वहाँ से फिर हैदर के जितने भी वो बुजुर्ग लोग आप देखेंगे, वो गाना पूरा देखेंगे, आसपास जितनी भी कास्टिंग है वो सब हमने कश्मीर से करी थी। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे फिल्म सेट है वहाँ पे चले जाएँ। वासीपुर में हम बनारस चले गए थे, कायपची में गुजरात चले गए थे, लफशम में पंजाब चले गए थे, दिल्ली के में दिल्ली आ गए। तो जहाँ पे कास्टिंग होती है ना, वहाँ पे जाकर कास्टिंग करोगे, कहानी जहाँ पे सेट है तो बेटर होता है, क्योंकि आपको लैंग्वेज मिलता है, आपको भाषा करेक्ट मिलती है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप नए फेसेस ढूंढ सकते हो। इसलिए नए फेसेस जितने बार भी आते हैं, वो हम मना नहीं किए तो भोपाल चले गए ताकि वहाँ से नए एक्टर को लेकर आए। तो कभी ऐसा हुआ कि लोकली किसको कास्ट किया हो और फिर वो लोकल से मुंबई भी आ गया और वहाँ पे भी बड़ा शानदार? राजेश तेलांग दिल्ली से कास्ट किया था उनको, तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो। सबसे पहले किसमें कास्ट किया था? दिल्ली का वो एक फिल्म था सिद्धार्थ रिची मेहता का। जी जी जी, बहुत अच्छी फिल्म है वो किए थे हम दिल्ली में। बहुत कम। आदिल हुसैन देखो जब आए थे कास्ट, उसके बाद अब कितना बॉम्बे में काम। एक एक्टर है गिरीश कुलकर्णी, वो पूना से कास्ट किए थे, जो फिर उसके बाद अगली में थे, अनुराग की फिल्म में, वंडरफुल एक्टर, फिर दंगल में थे। तो ऐसे ज़ायरा वसीम कश्मीर से आए थे, तो उसके बाद सीधे सीक्रेट सुपरस्टार रोल। तो ज़ायरा को कहाँ कास्ट किया आपने? कश्मीर जाके? कश्मीर जाके उसको फितूर में कास्ट किए थे। उसका फितूर में ऑडिशन किए थे, लेकिन वो फितूर में यंगर कटरीना में फिट नहीं हो रही थी वो जो हमारे ब्रीफ में। लेकिन इतनी फैंटास्टिक एक्टर थी, हमने कहा कहीं तो इसको मौका मिलेगा, कहीं और इसको कास्ट करेंगे। फिर आई दंगल। उससे पहले हमने एक ऐड किया था बीच में, हमने बोला वो लड़की को कास्ट करो, उसको हम फितूर में कास्ट नहीं कर पाए थे, कश्मीर में रहती है, उसको ऐड में कास्ट करो। क्या अभी आप ज़ायरा वसीम के संपर्क में हैं? अब तो नहीं है, लेकिन जब उसने वो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद हमने उसके ऊपर मैसेज पे बात किए थे। क्योंकि बहुत से लोग यही बोला था कि ये क्या है, उसने से इतने बोला कि हमारे कुछ अपने कुछ हमारे कुछ रूल्स हैं, हमारे कुछ ख्यालात हैं इसको लेके, तो हमने इस वजह से डिसीजन लिया कि हमको ये नहीं करना कंटिन्यू ऑल ऑफ अ सडन। क्योंकि उसने हमको सडनली उसने इतना बढ़िया काम किया, वो इतनी अच्छी एक्टर है, इतनी नेचुरल है, किसी स्कूल से नहीं। वी ऑल वर सरप्राइज, क्योंकि हमने उनको अपने पहले ललन टॉप अड्डे में 2017 में होस्ट किया था लखनऊ में, तब उनकी सीक्रेट सुपरस्टार आई थी। करेक्ट। वो सीक्रेट सुपरस्टार दंगल के प्रोसेस के दौरान ही मिले थे। आमिर ने हमसे पूछा कि इस फिल्म में तुम क्या लगता है, मैंने इसको ही ले लो। अच्छे से हमको याद है कि वहाँ पर वो डिसीजन हो गया था। वो एक्टर इतनी नेचुरल एक्टर, और बच्चे ज़्यादा नेचुरल एक्टर होते हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी एक्टिंग स्कूल का बोझ नहीं होता है, कोई उनके ऊपर मेथड एक्टर नहीं बैठा होता है, वो बस एक नेचुरल फ्लो में करते हैं। आई थिंक उसकी स्ट्रेंथ थी। अभी आपने ये बात कही
दो तीन तरह के फ़लसफ़े चलते हैं। एक, एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, या तो आप हो या नहीं, उसको और तराशा जा सकता है। या लोग कहते हैं कि आप कोयले को संगमरमर नहीं बना सकते, संगमरमर से मूर्ति निकाल सकते हो, और कोयले के भीतर कहीं खान में कोई हीरा मिल जाए तो मिल जाए, और कोयले की भी अपनी अपनी क्वालिटी। दूसरा है कि हर चीज़ सिखाई जा सकती है, ऑल इट नीड्स इज राइट टीचर, डेडिकेशन, हार्ड वर्क वगैरह वगैरह। और तीसरा आपने बताया कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई बहुत इंप्रेशन का बोझ नहीं होता। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर हाउ डू यू लुक एट इट? और इससे पहले चूंकि आप बच्चों के थिएटर गुरु रहे हैं, क्योंकि मुझे इसलिए मेरे बच्चों की कास्टिंग हमेशा बहुत सही, हमेशा बोलते हैं, चाहे वो चिल्लर पार्टी हो या सुपर 30 हो, चाहे दंगल हो, या नोटबुक हो, या कहानी हो, या बजरंगी भाईजान की मुन्नी हो। आई लव चिल्लर पार्टी, चिल्लर फिल्म पार्टी भी हो और तो कास्टिंग भी। क्योंकि उसका कारण ये होता है क्योंकि मैं सिर्फ उनके पर्सनैलिटी को कास्ट करता हूँ, उनके एक्टिंग को कास्ट नहीं करता हूँ। जैसे उनका बिहेवियर होता है उनको पकड़ के मैं सामने रख देता हूँ। मेरे स्क्रिप्ट में जो बिहेवियर है कि बच्चा बहुत शैतान है, ये बहुत शांत है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये बहुत तेज़ है, ये बहुत नटखट है, ये बहुत ज़्यादा बदमाश है, उनके बिहेवियर को पकड़ने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि आप उनको बोलिए, एक शरीफ बच्चे को बोलोगे कि तू थोड़ा बदतमीजी कर, वो नहीं कर पाएगा, थोड़ा शैतानी कर, वो नहीं कर पाएगा। एक हमारे स्कूल में होता था ना, एक पढ़ाकू बच्चा होता था, एक बहुत चालाक होता था। हमारे क्लासरूम में भी तो ऐसे ही बच्चे होते हैं ना। मुकेश छाबड़ा कैसे बच्चे थे? बहुत बहुत शैतान था, बहुत ज़्यादा था। हाँ, अभी पिछले 2-3 साल से चेंज हुआ हूँ। था बहुत शैतान था, अभी मैं थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ गया हूँ। आपके करीब से जानने वाले कहते हैं ही इज़ अ वेरी रेस्टलेस, वेरी एक्टिव, वेरी शैतान ग्रोन अप किड। हाँ डू यू एग्री विद दिस? हाँ, रेस्टलेस तो बहुत हूँ। मतलब मेरे को एक जगह बिठा के, और क्योंकि इतने सारे मल्टीपल काम करता हूँ थॉट्स में ना, तो मैं एक जगह बैठ नहीं सकता हूँ। जब आपने मुझे बोला कि 1 घंटा लगेगा, तो मैं अभी से सोच रहा हूँ 1 घंटा बैठना है मुझे एक जगह पे, ये बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत स्पीड में रहता है। तो मैं इसलिए शायद मेरे से अभी एक फिल्म की कास्टिंग नहीं होती है। 20 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं। हाँ 20 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि इतनी आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं आपको इंटरव्यू देखता हुआ ना, इतने शांति से रहता हूँ, मुझे वो आदत अपनानी है। शांत हो जा, बैठ जा, जैसे हाँ, मतलब एक रेस्टलेस हूँ मैं। यू ऑपरेट ऑन नर्वस एनर्जी? यस, मैं जब तक नर्वस नहीं होता हूँ और इनसिक्योर नहीं होता, मैं अच्छा काम नहीं कर पाता हूँ। आर यू इनसिक्योर अबाउट माई वर्क ऑल द टाइम, इफ आई एम नॉट इन, क्योंकि मैं आई कांट कीप। किससे इनसिक्योर हैं? दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर से? नहीं, अपने आप दूसरी से। कंपनियों से? नहीं, दूसरे कंपनी से मुझे क्या इनसिक्योर होना। सब आधे से ज़्यादा मेरे वहीं से निकले हुए, मेरे दोस्त यार बच्चे हैं, अच्छा लगता है मुझे कभी भी अपने और मैं तो चाहता हूँ कि कास्टिंग में और लोग आएँ। पर आपके आलोचक कहते हैं कि आप अपने रिश्तों का हवाला देके यू इंश्योर दैट अदर कास्टिंग एजेंसीज और कास्टिंग डायरेक्टर्स आर किक्ड आउट ऑफ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स। इस तरह की बातें भी बताई जाती हैं इंडस्ट्री में। मुकेश छाबड़ा अपने रिश्तों का हवाला देकर, और कई बार तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही ऐलान कर देते हैं कि मैं इस फिल्म के इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ। इज दैट ट्रू और कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने भी नहीं, पहली बार सुना है आपके, पहली बार ऐसा मैंने बात सुनी है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। किस किस तरह की बातें सुनने को आती हैं आपको अपने बारे में? जितने भी आप सोच सकते हो ना एक इंसान के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में, वो सारी बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे कि मतलब ये, क्योंकि हमेशा लगता है ना कि कास्टिंग डायरेक्टर तो फेवर करता होगा, दोस्तों को कास्ट करता होगा, लेकिन एक इंसान के कितने दोस्त हो सकते हैं ये बताओ। कौन है आपके दोस्त मुंबई में? मुंबई में मेरे जो जिनसे मेरी दिल खोल के बातचीत होती है, वो मतलब दोस्तों में राजकुमार राव, जिनके साथ मैं मतलब बहुत अच्छे, नवाज भाई से बहुत बात कर सकता हूँ, जिनके मेरे बहुत दोस्त हैं, जिनका मैं बोलता था कि मेरे दोस्त हैं। मनोज वाजपेयी से मेरी बहुत बातचीत है, जिनके तो मैं बोलता था कि मेरे दोस्त हैं। कृति सनन से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, और सबसे ज़्यादा जिनके साथ मेरी बनती है, जिन पे मैं रिलाई करता था, फराह खान, जिन पे मेरी बहुत बनती है। और मेरा एक दोस्त है महेश शेट्टी, एक मेरा दोस्त है हैरी परमार, जो मेरे साथ ही मेरी कंपनी में साथ में काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब जिन पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। आपको अपने पेशे में ना बहुत कहना पड़ता है? सबसे ज़्यादा ना कहना पड़ता, ना इतना ना कहना पड़ता है कि उसमें से एक को हाँ कराना पड़ता है, क्योंकि ना ही किसी तो ने बहुत बुरा माना है इसका? बहुत होने पाना है। जैसे मतलब लोग क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं है कि अगर पुराने इंटरव्यू पढ़ेंगे या देखेंगे भी, तो एक्टर गुस्से में आके मेरी गाड़ी के शीशे तक भी पहुंच चुके हैं। किसने? कि एक्टर ने कि हम कास्ट नहीं, हम भी तो उस एज ग्रुप के हैं। तो कई बार हो चुके हैं ऐसा। नाम बताइए। ऐसे अननोन फेसेस हैं वो लोग, जो मतलब काम की तलाश में होते हैं बम्बई में। ऐसा हो चुका है, ये बहुत पुराने फेमस किस्से हैं कि कास्ट नहीं किया हमको, तो ऐसा होता है। क्योंकि आप मेरे कहाँ पे है आपका दफ्तर? आराम नगर अंधेरी। आराम नगर। अभी मैं पिछले बिल्कुल सुधीर मिश्रा
विक्रम मोटवानी, ये सब एक एरिया में हम सब पतली सी गलियां और फिर बस ढाबाएं। बस वही है, सब वहीं पर हमारे ऑफिस वहीं पर है। एक वही एरिया है जहाँ पर मतलब आप शांति से काम कर सकते हैं। पिछले दिनों वो कम्यून का जो स्पोकन फेस्ट होता है, वो पेन्यूली का एक बड़ा अच्छा गाना गाते हुए आराम नगर को डिस्क्राइब करते हुए हाँ वीडियो है। वो हाँ मुझे प्रियांशु पेन्यूली का। प्रियांशु पेन्यूली, उसको भी बहुत बढ़िया एक्टर है, हाँ, बहुत हाँ। बढ़िया एक्टर है। ऑन एन एवरेज कितने लोग आते हैं आपके दफ्तर में डेली? अभी तो इंक्रीज हुआ है, मतलब डेली 5000 वॉक-इन्स तो है 5000 वॉक इन डेली? डेली। अभी हमने थोड़ा उसका टाइम थोड़ा रोक दिया क्योंकि बहुत दिन भर बहुत भीड़ लग जा रही थी, तो फिर पुलिस भी आ जाती थी, तो फिर हमका भी हाउ थोड़ा डज इट वर्क? ऐसे कतार लगी होती है बाहर? कतार लगी होती है, और फिर वो हम दिन भर उनका इंट्रोडक्शन करके वीडियो शूट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोल्डर बनाते रहते हैं कि आप गुजरात के फोल्डर में चले गए, एज ग्रुप वाइज, रिलीजन वाइज, आपकी वो सब हम अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। वो दिन भर, जैसे हमारे ऑफिस में 11 से 1 में एक लड़का ऑडिशन करता है, फिर 1 से 3 दूसरे की ड्यूटी है, 3 से 5 की दूसरे की ड्यूटी है, तो ऐसे दिन भर सबकी ड्यूटियाँ लगी और हुई किस तरह के किरदार आते हैं, थोड़ा सा हैं। दर्शकों को? हर तरह के, कितनी दूर दूर से आते हैं? हर देश विदेश? हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं। इवन बाहर से भी जो लोग, मतलब जितने भी हिंदुस्तान के लोग बाहर भी रहते हैं, जो भी हिंदुस्तान में फिल्मों में काम कर रहे हैं, वो सब भी आते हैं। चाहे वो दुबई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो हर जगह से लोग। वेरी बिग नंबर। या इट्स अ वेरी बिग नंबर। मतलब इतने मैसेजेस आते हैं, उस पर से कोई ना कोई तो नाराज तो रहेगा ही ना। इतने लोगों को, एंड सबकी होप बहुत होती है। इतने लोगों को इतना काम भी नहीं है मार्केट में कि आप सबको काम भी दे पाओ। लेकिन उसमें सबसे खराब बात जो है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि उसमें तो टैलेंटेड काम करने वाले एक्टर बहुत कम है। आधे से ज़्यादा मोगैलिटी में हम कि हम ये चला गया बम्बई, हम भी चलते हैं। वो एक सबसे बुरी बात है, क्योंकि आधे लोग तो पड़ोसी के कहने पे आ जाते हैं, दोस्तों के कहने पे आ जाते हैं। जो खुद को लगता है वो बहुत कम लोग हैं, कि खुद जो पैशनेट होते हैं ना, चाहे जैसे वो विक्की है, या नवाज है, या मनोज भाई है, या पंकज त्रिपाठी है, ये खुद राजकुमारी, खुद जो मतलब अंदर से इतने पैशनेट है काम को लेकर, उतने एक्टर बहुत थोड़ा कम है। एंड एक्ट्रेसेस? एक्ट्रेसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब तब्बू जैसे एक्ट्रेसेस मुझे नहीं मिलते बम्बई में। तब्बू जैसे मतलब कैसे? मतलब उस लेवल की जो एक्ट्रेसेस होती है ना, जैसे रिसेंटली मुझे अभी लग रहा है तिलोत्तमा शोम, रसिका, कौनकोना, दे आर ग्रेट एक्टर, शेफाली शाह, ऐसे और ये मुझे और ऐसे लोग चाहिए। जबकि बहुत सारे और भी एक्टर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि अमृता सुभाष, मतलब ये क्या कलाकार हैं, इनको देखें, सपना सैन, ये लोग जितने भी, ये इतने बढ़िया काम करते हैं। यंग लॉट में भी ये क्यारा, आलिया और कृति, ये लोग भी कितना इम्प्रूव कर, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लोग अमेजिंग काम करते हैं। ऐसे और चाहिए, और लोग चाहिए ऐसे। आप एज अ कास्टिंग डायरेक्टर और कौन से कास्टिंग डायरेक्टर्स के काम को या नज़र को एडमायर करते हैं? कास्टिंग पे अभिषेक बनर्जी और अनमोल आहूजा, हाँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं, जिन्होंने मतलब जुबली भी बहुत अच्छा काम किया, मुंबई में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम करते हैं। और बहुत, मेरा और उनके ऑफिस में मतलब जितना आपको मेरे बीच में फासला, इतना ही फासला है, साथ वाला बंगलो है। बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और बहुत ही मेहनती हैं। और उनको भी बहुत समय से, बहुत सालों से देखा है, क्योंकि अभिषेक को भी दिल्ली से जानते हैं, अनमोल को भी दिल्ली से जानते हैं, पहले से जानते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक नंदिनी श्रीकांत है जिन्होंने गली बॉय किया था, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक हनी भाई, तो खैर हनी त्रियान हम सबके गुरु, मेरे भी हनी भाई ने, जिन्होंने मुझे सबसे पहले काम दिया। हनी भाई मुझे बहुत पसंद है, इनका काम हमको बहुत पसंद है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम जिन्होंने कास्टिंग को सबसे पहले इस देश में लाए होंगे वो तिग्मांशु धूलिया, बैंडेड क्वीन और वॉरियर, वो फिल्म। एक जोगी भाई करके हैं हमारे बम्बई में, कास्टिंग करते हैं, वो सुजीत सरकार के लिए कास्टिंग करते हैं, वो भी बहुत अच्छी कास्टिंग करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कास्टिंग करते हैं। टिशू भाई की बैंडेड क्वीन की कास्टिंग तो वैसे भी बहुत लेजेंडरी मानी जाती है। वो हमको जब अनुराग ने बोले थे ना, बोले कि बैंडेड क्वीन ही रेफरेंस है तुम्हारा कास्टिंग का, फॉर वासेपुर। इतने सारे एक्टर उस फिल्म में आए थे ना, आप देखो कितने एक्टर उस फिल्म से आए थे, वो अपना ये बैंडेड क्वीन से कितने एक्टर आए थे उस फिल्म से। तो वैसे ही अवेलेबल है, ऐसे माहौल क्रिएट करना है। आप देखो, तो हमारे दिमाग में था कि यार ये कास्टिंग को थोड़ा, हम एक ना अपने दिमाग में एक रेफरेंसेस रखते हैं कास्टिंग करने के लिए, और हम हॉलीवुड फिल्म नहीं, बॉलीवुड का फिल्म देखते हैं। जैसे हम बजरंगी भाईजान करे थे, हमको मासूम ध्यान में था कि जुगल हंसराज का जैसा चेहरा था ना, वैसे ही कोई बच्चा चाहिए, तो बजरंगी भाईजान वर्क करेगी। हमको कोई एक रेफरेंस चाहिए होता है,
जब चिल्लर पार्टी करी तो हमको मिस्टर इंडिया ध्यान में थी, जैसे मिस्टर इंडिया के बच्चे थे बहुत प्यारे बच्चे हो। तो वैसे ही मुझे कास्ट तो एक रेफरेंस अपने लिए चाहिए होती है कि मुझे इसको ब्रेक करना है। और कोई ऐसा प्लॉट या ऐसी कहानी हो जिसके लिए कोई रेफरेंस ही ना मिले, कभी ऐसा हुआ? हाँ बहुत होता है। जैसे पीके सन, जैसे पीके की फिल्म थी तो कोई रेफरेंस नहीं था, कायपोचा का कोई रेफरेंस नहीं था, सिर्फ किताब थी जो गट्टू ने हमको बोला कि 3 नए लड़के ढूंढने हैं। अभिषेक कपूर को इंडस्ट्री में गट्टू बोलते गट्टू, हैं। हाँ अभिषेक, वो था। एक सुपर 30 करके फिल्म था, उसमें जो 30 बच्चों का कोई रेफरेंस नहीं था। वो आनंद कुमार ने जितना हमको बोला उसी हिसाब से बच्चे ढूंढ के वो जाके हमने बिहार में ऑडिशन शुरू किया और एनजीओ से बच्चे निकाल लिए। तो कुछ फिल्मों का तो रेफरेंस नहीं होता है दिमाग में, फिर आप एक फ्री ग्राउंड में खेलते हो। डी-डे का कोई रेफरेंस नहीं था, डेली क्राइम का कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ आपने जो न्यूज़ सुने, जो आर्टिकल सुने हैं, बी रियल, रियलिस्टिक रखना है, रियल रखना है, रियल रखना है, इतना ही बोलते हैं ना लोग कि रियल रखना है। रियल क्या है एक्चुअली में किसी को मालूम ही नहीं है ना, कितना रियल रखना है, क्या रियल रखना है, क्योंकि वो तो अंततः पब्लिक के वर्डिक्ट से भी पता चलेगा। अपनी पब्लिक। अब आप हमको बहुत रियलिस्टिक बनाना है, ये बहुत ऐसा ईजी टर्म्स हो गया ना। जैसे स्कैम का हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था, वो अंतर जो बोलते हैं हम उनको सुनते हैं केयरफुली। हमने एक चीज़ डिसाइड कर लिया कि कास्टिंग करना है तो आप जिनके साथ काम कर रहे हो ना डायरेक्टर, उन लोगों की सिर्फ सुनो। अगर मैं गलत जाऊंगा तो मैं बोलता हूँ भैया तुम्हारी गलती है, तुम मुझे जितना क्लियर से ब्रीफ दोगे मैं उतना क्लियर से काम करूँगा। चाहे वो इम्तियाज अली हो, चाहे वो राजू सर हो, चाहे राज एंडी के हो, चाहे अनुभव सिन्हा हो, चाहे हंसल मेहता हो, चाहे दिग्मांशु धुलिया हो, चाहे नितेश तिवारी हो, चाहे अभिषेक कपूर हो, आप ब्रीफ दो, मैं उसको केयरफुली सुनूंगा, अपना दिमाग नहीं जलाऊंगा। आप जितना क्लियर मुझे बोलोगे मुझे उतना क्लियर समझ में आएगा। आप डायरेक्टर्स का नाम गिना रहे थे, एक डायरेक्टर का नाम छूट गया। अनुराग कश्यप। नहीं, उन पर तो आएंगे, आराम से आएंगे। नहीं, डायरेक्टर का नाम है मुकेश छाबड़ा। उनकी कास्टिंग कैसे होती है? मेरी खुद की फिल्म की कास्टिंग कैसे हुई, बड़ा मुश्किल था ऑनेस्टली, क्योंकि क्या होता है कि आप एक कास्टिंग करते हो ना तो आपके ऊपर डायरेक्टर है आपको गाइड करने के लिए अगर मैं गलत जाऊंगा, क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट का सिर्फ एचओडी हो, आप पूरी फिल्म के मालिक नहीं हो। तो आपको पता है कि राजू सर ऊपर बैठे हैं संभाल लेंगे, राजकुमार हिरानी, इम्तियाज अली बैठे हैं वो संभाल लेंगे। जब खुद पे आया तो अब मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा ये कौन बताएगा मुझे। तो वो बहुत मुश्किल मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था। इसलिए मैंने अपनी कंपनी के 2 लोगों को बोला कि तुम लोग कास्टिंग करोगे और मुझे बताओगे कि मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ये लीड पेयर के अलावा सुशांत एंड संजना के? हाँ जी, फिर बताओगे। फिर उन लोगों ने कास्ट किया, मुझे ला कर दिखाते थे, मुझे बोलते थे, फिर मैं रिएक्ट करता था कि हाँ यार ये कुछ लग रहा है, क्योंकि खुद ही डिसीजन। यू आर नॉट श्योर? नो, कैसे, क्योंकि मेरे को माँ तो मुझे पता है, मुझे अगर मैं गलत जाऊँगा तो अनुराग बोल देगा क्या कर रहा है ठीक से सोच, या इम्तियाज बोल देंगे नहीं यार मुकेश थोड़ा ऐसे पोएट्रिक अंदाज में बोलेंगे, कुछ नई बात निकालेंगे तो समझ में आएगा, पर खुद को कौन समझाए तो बहुत मुश्किल था। हाउ वाज द रिस्पांस फॉर दिल बेचारा? बहुत बहुत मतलब वो रिस्पॉन्स तो हमेशा बोलता हूँ कि उस कहानी के साथ, फिल्म के साथ जो हुआ वो उसके साथ जो अनफॉर्चुनेट हुआ, उसकी ज़िंदगी, पिक्चर की इतना प्यार मिला, लोगों ने इतना पिक्चर देखा, लेकिन खुशी नहीं हुई हमें उस पिक्चर की सक्सेस की। इसलिए हमने कभी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उस सक्सेस को देखने के लिए जीवित नहीं थे। मतलब वो पिक्चर को जितना भी प्यार मिला मुझे लगता है उसके पीछे उसका जो हुआ उसकी वजह से उसको और ज़्यादा प्यार मिला, लोगों ने उसको पिक्चर को इतना देखा, लेकिन हमें कभी उसकी कभी खुशी महसूस नहीं हुई। लोगों बोला कि इतनी पिक्चर चल गई है, हॉटस्टार क्रैश कर गया, इतने लोग देख रहे हैं, रिमेंबर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरी एक्टर, सब ने मैसेजेस किए, इतने मैसेजेस, इतना प्यार, लेकिन तभी हम दिल बेचारा के बाद भी नहीं, ना हमने कभी एज अ डायरेक्टर कभी किसी को इंटरव्यू दिया, ना कभी हमने दिल बेचारा के बारे में बात किया। इसलिए आज भी हम कोई पूछते तो हम इतने बोलते कि हम कास्टिंग डायरेक्टर हैं। अगर आप देखेंगे तो कभी हमारे कोई भी जो भी इंटरव्यू उस दौरान उन लोगों ने किए तो उसके लिए हम देख कोई भी पूछता है कि एज अ डायरेक्टर इंटरव्यू दिल बेचारा के ऊपर हम नहीं करते। इसका टाइटल क्यों बदला गया था? क्योंकि जब हम फॉक्स में बैठे थे, रहमान सर, हम सब लोग अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे, उसके अंदर मेरे सारे डायरेक्टर लोग भी थे ना, इम्तियाज अली, सब लोग, तो किसी और मैंने जो है ना बहुत उनको लग रहा था कि बहुत बच्चों की फिल्म साउंड कर रही है। किसी और मैंने बहुत बच्चों की फिल्म साउंड कर रही है, ये इतनी इमोशनल स्टोरी है, इसका नाम किसी और मैंने नहीं हो सकता। तो वो जो अमिताभ भट्टाचार्य ने ये दिल बेचारा वर्ड गाने में निकाला, बहुत पहले से सोच रहा था यार ये थोड़ा दिल तो बेचारा ही होता है ना, टूटा ही रहता है, हर आदमी का दिल टूटा ही रहता है, वो तो दिखाते नखरे करते हैं कि हमारा दिल ठीक है, सबका टूटा हुआ है।
हर उम्र के आदमी का, हर उम्र के औरत का, सबका दिल टूटा ही होगा, ये देख बहुत बेचारा दिल होता है, इसी को ले लेते हैं। तो बेचारा वर्ड से भी अमिताभ ने बोला दिल डाल देते हैं और फिर वो दिल बेचारा बना। Interesting. I discovered the music album of Jukebox of Dil Bechara very late. Consciously होता है ना कि आपने गाने सुने, अभी कुछ महीने पहले हमारे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि इसको तुम नए सिरे से सुनो, एंड इट्स अ वंडरफुल म्यूजिक एल्बम। हाँ थैंक यू, क्योंकि अभी लोग उसको सुनते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शायद मेमोरी बहुत सैड है ना, तो लोग उस म्यूज़िक को सुनते नहीं हैं। मैं खुद नहीं सुनता हूँ, क्योंकि सडनली आप किसी और थॉट में चले जाते हो। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, गाने बहुत अच्छे हैं इतने, लेकिन वो सुनते नहीं है, बिकॉज देन सडनली मेमोरी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, sad हो दोस्त जाती थे आपके सुशांत सिंह राजपूत? है। बेस्ट फ्रेंड था, दोस्त क्या हुआ, दोस्त तो मतलब बहुत छोटी बात है। इल्हाम था आपको इस बात का कि वो दिमागी तौर पे किस चीज़ से गुजर रहे हैं? क्योंकि वो कोविड का वक्त था, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं जाके उससे बात कर लेता ना। मैं कोशिश करता उससे इतना तो हक था ही कि वो मेरे घर में आता था, बैठता था साथ में। उसकी पहली फिल्म काय पूछे लेके लास्ट पिक्चर तक मेरे साथ उसका रिश्ता रहा है, तो मुझे इतना तो मालूम ही होता। सेट पे पूरी फिल्म शूट करी है। क्या वो परेशान थे इस तरह की चीज़ों से कि उनको कुछ बड़े प्रोजेक्ट से ड्रॉप किया गया? इफेक्टेड बहुत होता था, वो ओवर सेंसिटिव था, ऐसे हम सभी होते हैं ना। वो किसी भी लोगों से बहुत जल्दी परेशान होता था। हम शायद सभी होते हैं, कोई भी नेगेटिव बात से बहुत परेशान होता था। किन से परेशान थे वो? इन जनरली लोगों से, मतलब कोई भी अगर उसके बारे में कोई ऐसा आर्टिकल आता था जो सही नहीं होता तो बहुत परेशान होता था, उससे बहुत परेशान होता था। और हाँ, वो फिल्मों से, जैसे किसी फिल्म में होने वाला और नहीं हुआ, और किसी एक फिल्म की वजह से उसने 2 फिल्मों को छोड़ा, उसको बड़ा दुख होता था कि इस फिल्म को वजह से हम बाकी फिल्म में नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन वो थोड़ा जल्दी इमोशनल सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव लड़का था। हम सभी होते हैं, शायद हमने ओवर द पीरियड उसको संभाल लिया है, लेकिन है तो हम सभी वैसे ही। लेकिन इंटेलिजेंट, उससे ज़्यादा मेहनती, उसका सारा मतलब केदारनाथ की प्रिपरेशन, चाहे वो धोनी की प्रिपरेशन, चाहे वो राब्ता की प्रिपरेशन, चाहे वो जितनी फिल्मों की प्रिपरेशन, हमारे उस सब का हिस्सा हम रहे हैं, देखा अपनी आंखों से, देखा उसकी मेहनत को। हाउ इजी और रिस्की इट इज़ टू be great friends with actors or actresses when you are in the business of casting? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ऑनेस्टली वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन मेरे साथ होता है कि मेरे जो कुछ दोस्त हैं ना, वो मेरे प्रोसेस में साथ ही बड़े बने, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। जो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार बन गए और ऑलरेडी थे, उनके साथ दोस्ती करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मेरे प्रोसेस में जिनके साथ मेरी दोस्ती हुई है, वो खुद भी एक ऑडिशन प्रोसेस के साथ गुजर रहे थे मेरे। मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन रहा था, वो एक्टर बन रहे थे, चाहे वो आयुष्मान खुराना है, चाहे वो राजकुमार है, चाहे वो कार्तिक है, चाहे वो विक्की है, चाहे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा है, चाहे वो कृति है, चाहे वो सान्या है, या फातिया पंकज त्रिपाठी है, या नवाज भाई है। ये धीरे 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 साथ ही बढ़ रहे हैं ना। अब ना जयदीप अलावत और विजय वर्मा, तो मेरे लिए तो ये दोस्ती है ना, कि मैं तो उनके साथ 10 साल ग्रू टुगेदर, तो उनके साथ दोस्ती करना आसान होता है। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि वो बदले नहीं, सबसे बड़ा टारगेट होता है कि वो नहीं बदले, क्योंकि बहुत जल्दी सक्सेस आपको बदल देती है ना कि शहर के अंदर। आप बदले? दिल्ली का मुकेश छाबड़ा, मुंबई का मुकेश छाबड़ा, जी, मैं बीच फिल्म बनाने और इल्ज़ाम सहने के बाद का मुकेश छाबड़ा। मैं बीच में 4-5-6 साल पहले बहुत बदल गया था। मुझे लगने लगा था कि भाई हम ही हैं। मैं किसी को अपने ऐसी बात आज बोला नहीं, हमारे दिल को तो मालूम है ना कि हम अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन शायद वो 3 महीने का फेज था हमारे, मेरे आई एम वेरी लकी कि मेरे जितने आसपास के दोस्त हैं ना, वो लोग मुझे सुधार देते हैं। क्या आ गया था दिमाग में फितूर? हमने ना, मतलब खुदा होने का भरम? खुदा तो हमने कभी ऐसा महसूस नहीं करते था। हमें लगने लगता है कि अभी इसको एक्टर बनना है तो हमसे मिलना ही पड़ेगा। वो एक बहुत गंदी बीमारी हो गई थी, और हमें लगता था अरे हम बहुत, हमको रियलाइज नहीं होता था। हम किसी को बोलते तो बोला यार तो अच्छा एक्टर नहीं है, तो हम ऐसे बोल देते थे उसको। हमको रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि यार ये नहीं बोलना चाहिए, कल को वो बेटर हो सकता है तो नहीं। तो फिर आई थिंक चाहे उसके अंदर हम इसलिए बार बार इम्तियाज़ बोलते हैं, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, नीतीश तिवारी, इम्तियाज़, राजू सर, या फिर कश्यप, इन लोगों ने इनडायरेक्टली हमको समझा दिए थे, ठीक कर दिए थे। वो 3-4-5-6 महीने का फेज़ था जो हमको, मेरी माँ ने मुझे बोल दिया था, पुत्र तू अजीब जा हो गया। मतलब जब बोला अजीब सा हो गया तो देन आई हैव टू लाइक, एक झटका तो लगता है जब आपको माँ बोले कि तो अजीब सा हो गया। फिर समझ में आ गया कि भाई ये गुरूर हावी हो गया था?
पता नहीं, मैं अभी पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा क्या हुआ था, लेकिन हम अजीब से हो गए थे, हम थोड़े एरोगेंट हो गए थे, कुछ अजीब से हो गए थे। और हम ये आपके सामने ही बोल रहे हैं क्योंकि आपने ये सवाल पूछा, शायद नहीं बोलते आज तक, लेकिन हम हो गए थे। मेरे ऑफिस में जितने भी कुलीग हैं जो मेरे साथ कई 15 साल 14 साल से साथ में काम करते हैं, उन लोगों को भी मालूम है वो फेस। और उनमें से तो कुछ मूव ऑन भी कर गए हैं। उसमें से कुछ लोग मूव ऑन भी कर रहे हैं, 3-4 लोग मूव ऑन भी कर गए हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी अभी तक हैं उन लोगों को मालूम है। दे से इन द इंडस्ट्री यू हैव गुड टीम। टच वुड, ग्रेट टीम। आपके पास अच्छी टीम नहीं होती ना तो फिर आप काम नहीं कर पाते हो, इतना काम डिलीवर नहीं होता है। इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे सबके डेडलाइन, इतने सारा नया टैलेंट को लाना, उनको सही तरीके से ऑडिशन करना, उनको सही गाइडेंस देना और सामने में तक प्रेजेंट करना, तो ये बहुत, उसके लिए स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। आई थिंक मेरे पास जो लकीली जो पहली टीम जिनने मेरे साथ 8 साल गुजारे, उन लोगों ने बहुत मदद की मुझे यहाँ पहुँचाने में। जो अभी तक मेरे साथ इतने सालों तक 18-17 साल से जो अभी तक हैं, ये सब उन लोगों की वजह से है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना टीम के नहीं हो सकता, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। एक फिल्म नहीं बना सकते आप। कब बना रहे हैं अगली फिल्म? पूरी कोशिश है कि इस अगले साल पूरा शुरू हो जाए, काम पूरी तरह से चालू है। कास्टिंग लॉक कर लिए? कास्टिंग लॉक नहीं किया, लेकिन ये है कि पहली बार ऐसा लगा कि कास्टिंग और प्रोड्यूसर की टेंशन नहीं है, कहानी की टेंशन है। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी जब मिलेगा तो बनाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, मुकेश छाबड़ा को चाहिए एक अच्छी स्क्रिप्ट। हाँ, भेजिए, स्क्रिप्ट भेजिए, अच्छी लव स्टोरी भेजिए, सैड ना भेजिए, क्योंकि सैड एक स्टोरी बना चुके हैं और अभी तक वो इतना अंदर से सैड हो गए हैं, ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा। आपकी अपनी लव स्टोरी? बहुत सारी हैं। मतलब हाँ, मेरी लव स्टोरी, एक तो लव स्टोरी अभी ख़त्म हो गया पिछले ड्यूरिंग माता जी के स्वर्गवास के बाद ही ख़त्म हुआ है, क्योंकि हमें लगा कि नहीं, तो एक हमारे लाइफ के जो सीरियस रिलेशनशिप रहे वो 3 रिलेशनशिप रहे हैं, और मतलब एक का आज तक उम्मीद है कि शायद वो वापस आए, तो शायद वही एक है जो हमेशा लगता है। टोटल 3 रिलेशनशिप रहे हैं, जो मतलब एक 5 साल, 7 साल, 4 साल। जो 7 साल वाला था वो बहुत डिफिकल्ट टू मूव ऑन। वेरी। आप प्रेटेंड करते हो, मूव ऑन नहीं होते हो। आपको एक लोग मिलते चले जाते, शी विल बी वाचिंग इट। हाँ, शी शुड वॉच ऑल्सो, एंड आई एम ग्लैड। काम तो फॉलो करते हैं वो मुझे मालूम है। मैं फराह खान को बोलता रहता हूँ कि आज भी बोलता हूँ फराह खान को कि जाके आपकी बिल्डिंग में रहती है, जाके बात करो फिर से, तो हंसती है। पर पैरवी नहीं कर रही है। हाँ? पर माँ के टाइम पे मैसेज आया था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वाली फीलिंग कि मैं तो आपके एनिमीज भी मैसेज करते हैं। एंड शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एंड सब लोग मैसेज, उस दौरान जितने लोगों ने इतने मैसेजेस किए, उससे शायद मेरे 2-3 साल के अंदर बहुत बदलाव आया है इमोशन को लेके। पर कई चीज़ें हैं जिनमें मूव ऑन मुश्किल होता है प्यार के मामलों के अलावा भी। मुकेश छाबड़ा और अनुराग कश्यप के बीच क्या हुआ? ठीक हो गया अभी, शायद आपको मालूम नहीं है। अनुराग कश्यप उस आदमी को अंदाजा नहीं है कि हम उसको कितना प्यार करते हैं। उस आदमी को हमेशा ये लगता है कि वो जो एक्टर हमको बोलते हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और हमें हमेशा ये लगता है कि जो सही एक्टर है उसे सपोर्ट करेंगे। अब आप रेकमेंड करो या हंसल मेहता रेकमेंड करे या विशाल भारद्वाज रेकमेंड करे, सही है उसको रेकमेंड करो। उदाहरण से समझाइए भाई साहब। उदाहरण से मतलब एक एक्टर है, जब उन्होंने हमको बोला था तो हम लोगों ने बैक टू बैक लगातार 3 एक्टर को भेजा, वो तीनों हमको नहीं जम रहे थे, और उस फिल्म की कास्ट वो उनकी फिल्म नहीं थी, किसी और डायरेक्टर की फिल्म थी। अब एक्टर लोगों के अंदर एक बहुत कमाल की बात होती है, वो जिस डायरेक्टर के नज़दीक होते हैं ना, अगर उनको काम नहीं मिलता तो वो आपके बारे में कुछ ना ऐसी बात बोल देते हैं। अनुराग है कान के कच्चे, ये बात वो जानते हैं। अनुराग है वो कान के कच्चे, मतलब उनको लगने लगा कि हम उनके एक्टर को सपोर्ट नहीं करते जो भी उनको भेजते हैं, मैं फेवरेट लोगों को कास्ट करता हूँ, तो उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ गई। और उनके हिसाब से कौन थे आपके फेवरेट? ये आज तक मैं भी जानना चाहता हूँ कि उनको कौन थे फेवरेट। वो सारे तो उन्हीं की फिल्में करी हैं। तो दोस्ती हो गई ना, तो पूछा होगा आपने। अभी हमारा मुलाकात, अभी उनका लास्ट वीक का मैसेज है जो मैं पढ़ना चाहूँगा कि तुमने चमकीला की कास्टिंग बहुत अच्छी करी है, और मुझे इम्तियाज़, विक्रम उटवानी सब ने बोला मैं वापस आता हूँ, मैं बाहर आऊँ, आके तुमसे मिलता हूँ, बड़ी खुशी। अभी मैं फिल्म फेस्टिवल्स में बिजी हूँ पिछले 1-2 साल से। मैं आता हूँ वापस, अभी की बात है ये, अभी फिर से बाहर है वो कहीं जी। तो है। तो एक तो वो आदमी
बहुत इमोशनल बच्चे हैं यार वो थोड़े, हमें तो वो लड़ते भी हैं रोते भी हैं, मतलब हम ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हमारे बीच में हुई है ना, कैसी कैसी? मतलब उठ के चले गए नाराज हो गए, मैं चला गया 3 दिन बात नहीं करे, फिर बोले आ जा क्या कर रहा है, तो मैं उस तरह से लड़ाइयाँ हुई हैं। इतने साल एक आदमी के साथ रहे हो तो रिश्ता कैसे टूट सकते हैं। अनुभव सिन्हा ने भी उनको समझाया कि तू मुकेश के बारे में गलत सोचता है, हंसल मेहता ने भी समझाया, विशाल भारद्वाज ने भी समझाया, सुधीर मिश्रा ने भी समझाया, तिग्मांशु दुल्ला, क्योंकि मैं उनके सारे बेस्ट फ्रेंड जितने भी उनके इंडस्ट्री के क्लोज डायरेक्टर हैं सबके साथ मैं काम करता हूँ। क्या कंप्लेन ऐसी पहुंच रही थी आपकी उनके बारे में जो उन्होंने ऐसा बोला? वही उनको लगता था कि मैं फेवरेट एक्टर को कास्ट करता हूँ बार बार, ये हमेशा उनको लगता रहता था बार बार, और वो बार बार ये बात हमको बोलते रहे, लेकिन मैंने आज तक भी बोला, फिर अभी शायद उनको धीरे धीरे अभी जो वो एक्टर को बोलते हैं ना, हम जान के उससे मिल लेते हैं अच्छे से भाई, मिल लेते हैं उसको, कोशिश करते हैं अच्छा ऑडिशन करें, ऑडिशन भेज देते हैं कि भाई ये ऑडिशन हमने भेजा, अब आप डिसाइड करो कि अच्छा है कि नहीं अच्छा। एंड उनको एक उनकी अनुराग की सबसे अच्छी बात यह है ना कि वो नए टैलेंट को सपोर्ट करने में, आई थिंक हमको जो कास्टिंग की सेंसिबिलिटी आई है ना, वो आई उसी आदमी की वजह से है। वो नए एक्टर को जितना पुश करते हैं ना उतना कोई नहीं करता जितना हंसल मेहता और अनुराग कश्यप करते हैं। फेवरेट को कास्ट करना ना कास्ट करना, इसके अलावा एक इल्ज़ाम उन्होंने ये भी लगाया बाकायदा पब्लिक में, दैट यू आर मिसोजिनिस्ट। मैंने भी पढ़ा था वो ट्वीट, उसके बाद उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, मेरे कुछ और प्रॉब्लम। मैंने उनको बोला आपने ऐसा क्यों बोला, बोले यार थोड़ा उस मूड में हमने लगा था सब बोलने का। मैंने कहा आप कुछ भी बोल देते, एक तो क्या है कि वो उस समय जो ट्विटर का फेस था ना, जिसमें हर आदमी को लगता था ट्वीट करके कुछ भी बोल दो, उस पर उन्होंने भी वो उसके बाद उन्होंने ट्वीट को चेंज किया कि नहीं हमारा तो मुझके साथ कुछ और प्रॉब्लम है, वो उससे लेना देना नहीं है। वो आप चाहो तो आप अनुराग को, मैं चाहता हूँ एक दिन आपके साथ अनुराग बैठे हो, आप बीच में बैठे हो, और मैं चाहता हूँ कि ये हो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा। मैंने ये बात उनको बोल दिया कि आप सामने बैठ के बात, एक तो क्या है कि वो बात जब उनके पास सही आंसर नहीं होता ना, बात नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ किसी दिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अनुराग को बुलाओ, मैं भी बुलाऊंगा, आप बैठो, आप हमारे साथ ये वाली बातचीत करो। वैसे भी अब वो पुराने वाले फ्लैट में पहुंच ही गए हैं, उनकी ज़िंदगी ठीक हो करवा जाएगी, लिया है, वो वापस उसी घर पे चले गए, उन्होंने वो घर को ठीक भी करवा लिया है। घर को ठीक करा लिए। मैंने बोला उनका पूजा करवा लीजिए, सब ठीक करा लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि बातचीत हो। और वो ही ऑल्सो वांट टू टॉक टू, क्योंकि वासेपुर के दौरान भी वहीं थे वो, वासीपुर के दौरान वहीं थे, अगले रमन राव के टाइम पे वहीं थे, अगले के टाइम पे वो वहीं थे, बॉम्बे वेलवे के टाइम पे वो वहीं थे, और हमने सारी फिल्में तो करी। क्या हुआ बॉम्बे वेलवेट में? क्या हुआ, हमको भी मुझे लगता है कि अनुराग कश्यप ना छोटी फिल्में बनाने में माशाल्लाह एक्सपर्ट आदमी है। सडनली उनके पास एक बहुत बड़ा ऐसे, ये तो वो खुद कहते हैं, आपका नजरिया जानना चाहता हूँ मैं कि उसमें क्या रॉन्ग गया। हाँ आई थिंक वो ऑनेस्टली बताऊं तो आई डोंट रियली कि मैं कैमरा भाई साहब बातें ऑनेस्टली करते हैं, क्योंकि कब करेंगे कैमरे के मुझे सामने? लगता है कि वो स्टारों के साथ उनको काम कम करना चाहिए, उनको स्टार बनाने चाहिए, और उनकी दैट इज उनकी यूएसपी। जब वो ऐसा चीज करेंगे जो उन पर नहीं जच रही ना, वो गड़बड़ी होएगा। कुछ आदमी के ना सुर लगा होता है, वो उनका सुर नए कलाकारों के साथ और नए एक्टर को चांस देने के बाद ही बनता है, इस पे वो बहुत भरोसा कर देते हैं। मतलब वो आदमी जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ब्लैक फ्राइडे में एक सीन करने के बाद पूरी गैंगस्टर वसीपुर दे सकते हैं, तो वो दिलेर आदमी ही कर सकते हैं। उनको वैसे ही काम करने चाहिए जहाँ उनका दिल सही बैठता है। आई थिंक वो अभी उनको वो जैसे आप उनको प्रेशराइज करोगे, बोलोगे बड़ी कमर्शियल पिक्चर बना, ये कर दे वो कर दे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उनका अपना दिल के साथ जितने गड़बड़ किया ना अनुराग के साथ, जिन लोगों ने भी उनके हार्ट को मैनिपुलेट करके फिल्म बनवाने की कोशिश करी, वो हमेशा गड़बड़ी हुई। जैसे उनको छोड़ दो, जैसे उनको पिक्चर बनाने हैं, उनसे ये मत सवाल पूछो कि इसमें ये डाल दे, ऐसा बड़ा कर दे, इसमें एक बड़ा गाना होना चाहिए, इसका स्केल बड़ा होना चाहिए, बड़ा सेट होना चाहिए, बड़ा कुछ हो जाए, तो उनको लगने लगता है कि अच्छा ये सब करना पड़ता है। वो आई थिंक वो उसमें वो माहिर नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही होता है ना, कुछ डायरेक्टर होते हैं जो छोटी पिक्चर बना ही नहीं सकते। मैं बातचीत के आखिरी में आपसे बहुत सारे डायरेक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया है उन पर आपकी प्रतिक्रिया जानूंगा। थोड़ी देर पहले आप अपने जवाब में बोल रहे थे कि उन्होंने ट्विटर पे ऐसा लिख दिया, सोशल मीडिया का दौर, एक दौर ऐसा भी था जब मी टू के एलिगेशंस लग रहे थे और मुकेश छाबड़ा पर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे, क्या कहेंगे आप?
बहुत सारे नहीं, मतलब जिस मैं वही बोला ना कि जिस पब्लिकेशन ने वो बोला था उसके बाद हमने उनको लेटर भी भेजा था। उन्होंने पब्लिकली हमने वो स्टेटमेंट में डाला था कि हमको बताओ क्या है, क्योंकि बहुत इजी होता है ना किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। अगर आपने किसी को कास्ट नहीं किया और किसी की खुंदक किसी पे निकालनी है तो आप मुझे बताओ, मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि बताइए। मैं तो तब भी स्टेटमेंट में भी डाला था बताइए क्या है। तभी वो 4-5 दिन बाद 2 दिन बाद ही तो चीज़ें नॉर्मल हो गई, क्योंकि मैंने कहा मुझे बताओ, क्योंकि बहुत आसान होता है किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। अगर आप और मैं बैठे हैं, आपने मेरे को बोला कुछ, मैंने आपके बारे में बाहर जाके बोल दिया कि यार बहुत बदतमीज आदमी है, तो सामने वाला बिलीव कर लेगा, कुछ भी बात बोल देगा। ऐसे ही बहुत इजी होता है किसी। और मेरी फील्ड का सबसे बड़ा नुकसान पता है, अब जितना भी कर लो कोई ना कोई आपसे नाराज रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई आपके बारे में बुरा बोलेगा ही बोलेगा। कास्टिंग काउच होती है? जिन डायरेक्टर के साथ जिस लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैं तो बहुत हैप्पी। सुना है क्योंकि इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं तो उन्होंने अपनी सुना। आप बीती जब बताई मैं होगी। जब मैं दिल्ली कॉलेज दीदे स्कूल में, तब मैंने भी एनएसडी में सब मैंने भी सुना कैसा होता है, पर सुना ही है। तो सुना तो इतना कुछ हर आदमी के बारे में सुना है। आप नाम लो, एक एक्टर के बारे में नाम लो, एक स्टार के बारे में नाम लो, एक डायरेक्टर के बारे में नाम लो, सबके बारे में सुना होगा मैंने कुछ ना कुछ। किन एक्टर्स को लेकर सबसे ज्यादा गॉसिप उड़ती है इस तरह की? गॉसिप हर एक्टर के लेकर गॉसिप होती है, किसके बारे में नहीं होती है गॉसिप? आप मुझे बताओ एक का नाम किसके बारे में नहीं होती है? आप नाम लो, सबके बारे में होती है। जो अच्छे से अच्छा इंसान है उसके बारे में भी होती है। मतलब राजकुमार के बारे में भी होती होगी, विक्की के बारे में भी होती है, इतने अच्छे अच्छे इंसान हैं। तो गॉसिप सबके बारे में पता नहीं क्यों होती है, ये क्या डिजीज़ है जो क्यों पैदा हो गई है, कहाँ से आई है, होती ही होती है, आप इसको रोक नहीं सकते हो। डू यू गॉसिप? सम टाइम, पर वो गॉसिप हमेशा काम से जुड़ा हुआ होता है, वो पर्सनल नहीं होता है, काम से जुड़ा होता है कि फिल्म खराब है, ऐसी परफॉर्मेंस खराब किया है, ये बहुत गलत बात है, क्या कर रहा था, अच्छा कर सकता था। मेरा वो गॉसिप होता है, मेरा ये वाला गॉसिप नहीं होगा या कि दूसरे कास्टिंग वालों के बारे में, शानू शर्मा ने ऐसा किया, गौतम किशन चंदानी ने वैसा किया। नहीं, मेरे कभी, क्योंकि मतलब रिसेंटली मेरा गौतम के साथ इतना अच्छा रिश्ता है, मैंने कभी गौतम के बारे में ऐसा कुछ ना, भाई शानू के बारे में ऐसा कुछ गॉसिप हुआ कभी नहीं किया हुआ, नहीं कभी। गौतम के साथ तो मेरा इंटरेक्शन ही कितना कम हुआ लाइफ में। आई थिंक गौतम, जब मैं कास्टिंग में आया तब गौतम कास्टिंग छोड़ चुके थे। ही केम बैक टू कास्टिंग आई थिंक 3-4 साल पहले, आफ्टर लाइक 7-8 ईयर। आई थिंक देवडी करने के बाद ही moved on. He wanted to make his film. I think then I joined Kashyap, if I'm not wrong. Yes, DVD was his last film. Then I joined Anurag. ओके तो अभी सबसे आपकी लास्ट अपीयरेंस पर्दे पे दिखी शाहरुख खान के साथ, और अभी आप डंकी के लिए भी कास्टिंग कर रहे हैं। डंकी हो गया, रिलीज पे है अभी। हाँ, उसके लिए कास्टिंग किया आपने। टेल अस अबाउट शाहरुख खान। शाहरुख खान के बारे में आपके साथ में कब मिले पहली बार? पहली बार मैं मिला था 95-96 दिल से के सेट में, दिल्ली में। छोटा सा था मैं, इंटर्नशिप करने के लिए मुझे वहाँ छोटे छोटे बच्चे कास्ट हो रहे थे ना दिल से में, उस दौरान मिला था पहली बार। प्रीति जिंटा की, अमर वर्मा की फैमिली के जो बच्चे पूरे थे जो घर में शाहरुख के, छोटे छोटे बच्चे, उसमें हाँ। जैसिका थी, उसमें जगदीप, तो वो हमारे वर्कशॉप के बच्चे थे, समर वर्कशॉप के। जेसिका, वो बच्चे, मतलब जो उन बच्चों के, जैसिका गुप्ता, मुझे भी उन बच्चों के नाम याद है। शुभदीप था एक बच्चा, एक जगदीप था, एक जैसिका थी, ये सब बच्चे। यू वर पार्ट ऑफ दैट? I'm part, no, not for the part of casting, but I was also helping those kids कि वो जो विभा चिब्बर करके हमारे ऑफिस में, और टिशू भाई थे, उनको बच्चे चाहिए थे, तो हम ऐसे बस उस समय समर वर्कशॉप कर रहे थे, तो बच्चे वहाँ से आए थे। वही एक इंटरेक्शन था, वहाँ पे सेट पे गए थे तो शाहरुख खान को देखा था, और प्रीति जिंटा को देखे थे, और मुलाकात भी हुई। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, उनको ये बात आज तक याद है, शाहरुख सर को। उसके बाद तो इतनी बार इंडस्ट्री में मिलते रहे, इतनी फिल्में कर ली साथ में, और या बहुत सारे फिल्में। रेड चिलीज के लिए कास्टिंग की कभी? या जवान भी रेड चिली किया। अभी वो पुलकित करके हमारा दोस्त था, उसकी बैक टू बैक 2 फिल्में की है। और या रेड चिली के लिए हमें लगभग सारी फिल्में, लगभग हम अभी भी जो कर रहे हैं रेड चिली के लिए भी कर रहे हैं, आगे आने वाली जो सुजॉय। हाउ इज ही एज अ प्रोफेशनल? अरे आउटस्टैंडिंग। वो आदमी के बारे में आप मतलब घटनाएं बताइए भाई साहब। घटना क्या पता, मतलब वो आदमी ऐसे है कि मतलब जैसे हमेशा बोला जाता है ना कि आप उनके घर में जाओगे तो एक तो तहजीब उनकी इतनी है कि आपको बाहर तक छोड़ने आते हैं। जब मैं हमेशा इंटरव्यू में सुनता था ना कि यार ये सबको बाहर छोड़ने आते हैं, मैंने ऐसे कैसे हो सकता है यार। जब हम गए मन्नत में तो हमको भी जब छोड़ने आए तो उन्होंने, सच तो है ये कुछ बातें जो पढ़ने में आती है
वो सच है, वो नीचे तक आए। और जिस तरह से उनके साथ बातचीत होती है, जिस तरह की वो चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे वो डिसिप्लिन है अपने काम को लेकर, कितने सिंसियर आज भी जितनी मेहनत वो करते हैं वो कोई नहीं करता है जितने, मतलब वो तो प्यार है। मतलब शाहरुख उनके खान, बेटे की वेब सीरीज की कास्टिंग आप ही कर रहे हैं? नहीं मैं वो कास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, वो कास्टिंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उस वक्त मैं जवानी कर रहा था। कितना वक्त लगता है अमूमन कास्टिंग में एक बड़े प्रोजेक्ट के? डिपेंड करता है, लगभग 1.5 साल भी लग सकता है। जैसे मैंने दंगल में 1.5 साल लगा था, डंकी में 1-1.5 साल लगा था, जवान में भी 1-1.5 साल लगा था। बड़ी फिल्म में बहुत टाइम लगता है। और अब थोड़ा सा छोटी फिल्म में, छोटी फिल्म में, बड़ी फिल्म में ये नहीं है कि कास्टिंग मेहनत कम करनी पड़ती है, मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है, लेकिन बड़ी फिल्म के अंदर प्रोसेस बहुत लंबा होता है क्योंकि शूटिंग डेज और लंबे, और प्रोडक्शन जो है वो 8-10 महीने पहले शुरू हो जाता है, तो कास्टिंग भी पहले शुरू करनी पड़ती है। बाकी अगर आप फिल्म करते हो तो 3 महीने पहले प्री प्रोडक्शन शुरू होता है। बड़ी फिल्मों का मतलब 8-10, जैसे फाइटर किया 1 साल लगे कास्टिंग करने में, दंगल में लगभग 2 साल गए थे, दंगल में 1.5-2 साल, डंकी में भी इतना बच गया, पीके में भी इतना बच गया। तो संजू इसमें में कैसे होता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए, उन्होंने कहा मुकेश ये मेरे लीड पेयर हैं, बाकी ये कैरेक्टर है, बताओ हाँ, हाउ डज इट वर्क? पहले वो स्क्रिप्ट देते हैं, हाँ, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो और स्क्रिप्ट के बाद आप एक ब्रीफ बनाते हो। आप वो ब्रीफ बना के फिर आप डायरेक्टर के साथ अपना ब्रीफ शेयर करते हो, तो वो आपको बताते हैं कि मैं सर मैंने ये मेरा ब्रीफ बनाया, फिर वो अपना ब्रीफ बताते हैं कि नहीं मुझे लगता है कि इसमें कैरेक्टर की एज, ये एज ऐसे होनी चाहिए, ऐसा बॉडी look होना चाहिए, टाइप, इसका बिहेवियर, इसका बॉडी टाइप, ये कहाँ का रहने वाला होना चाहिए, इसकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, कैलकाटा का चाहिए कि गुजरात का चाहिए कि राजस्थान का चाहिए कि मणिपुर का चाहिए कि कश्मीर का चाहिए कि गोवा का चाहिए, कितनी एज का चाहिए, सोशल स्टेटस क्या है, उसकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, हिंदी, वो सब पहले पता करते हैं, फिर ब्रीफ बनता है, फिर हम शुरू करते हैं कि इसमें नोन चाहिए या अननोन चाहिए या न्यू फेस चाहिए या सेमी स्टेब्लिश चाहिए या स्टार चाहिए। तो पहले फिर डिस्कशन होता है कि किस किस तरह के लोग चाहिए, क्या माहौल बनना चाहिए कहानी का, फिर उसके हिसाब से ऑडिशन करना शुरू करते हैं। और हर डायरेक्टर का नज़रिया एकदम अलग अलग होता है ना, क्योंकि एक एक्टर होता है और 10 डायरेक्टर अलग अलग तरीके से देखते हैं। अनुराग कश्यप बोलेगा कि यार एक्टर बहुत अच्छा है, हंसल महतो बोलेगा नहीं इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती है, विशाल भारद्वाज बोलते हैं कि क्या फेस है, तो हिमांशु दुल बोलते हैं कि फेस है। तो आपको डायरेक्टर को समझना पड़ता है कि उनको क्या चाहिए। तो जब भी मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि यार मैं इसमें फिट क्यों नहीं होता, यार तुम इसमें फिट नहीं होते क्योंकि अनुराग कश्यप को, तिग्मांशु दुले को कुछ और चाहिए। तो वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप डायरेक्टर को समझो उनको क्या चाहिए, तो फिर वो ब्रीफ देते हैं, उसके हिसाब से हम ऑडिशन शुरू करते हैं। जब मुझे लगने लगता है कि ये 2-3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, फिर मैं वो आगे भेजता हूँ और जाके मीटिंग करता हूँ। कभी कभी वो सब रिजेक्ट हो जाते हैं कि मज़ा नहीं आया क्या, तो फिर पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करो। डंकी के ऑडिशन का क्या प्रोसेस था? आप, राजकुमार हिरानी, शाहरुख सर नहीं उसमें बैठे, राजू सर ने पूरा डिटेल में बैठे, शाहरुख सर वहाँ पे कास्टिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। राजकुमार हिरानी के साथ उनके साथ भी ट्यूनिंग सेट है ना, क्योंकि 3 फिल्में बैक टू बैक करी हैं, उनका भी प्रोसेस है कि वो हर पीके से शुरुआत हुई थी, पीके, संजू एंड डंकी, ये हैट्रिक हो गया है। वो उनके साथ एक जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि पूरा का पूरा फिल्म स्कूल है वो आदमी, आपको किसी फिल्म स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको एक बार असिस्ट कर लो तो आपको पूरी फिल्म मेकिंग समझ में आ जाएगी। वो हर उस व्यक्ति का ऑडिशन करते हैं, जो एक्टर हो या स्टार हो, उस सब का ऑडिशन करते हैं, जिसको स्क्रीन टच बोल के वो बोल देता है स्क्रीन टच करना है, वो सबको देखना होता है। स्क्रीन टच, स्क्रीन टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, उसको ये बोल के वो एक स्क्रीन टच करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है, लेकिन वो कर उनको आप, हाँ, आप भले ही शाहरुख हो, आप भले ही रणबीर कपूर एक हो, बार लुक टेस्ट कर लेते हैं, हाँ। स्क्रीन टच करके देख लेते हैं। वो उनका एक बहुत है। और वो इवन उसमें एक लाइन का भी कोई आदमी, जैसे आपके यहाँ पे वो बंदा बैठ के वो कंप्यूटर में बैठा है, उनको उनका भी ऑडिशन चाहिए, वो फेस वो क्या देख रहा है, क्योंकि उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिटिंग में उसका शॉट जाने वाला है। तो वो हर उस व्यक्ति का ऑडिशन करते हैं जो एक लाइन भी बोल रहा है। ऐसे कश्यप को बोले कि तूने देख लेना तो देख ले, बाकी वो हंसल मेहता बोलेंगे देख लेंगे, पर उनकी नज़र होती है। लेकिन राजू सर को बोले मैं विजुलाइज नहीं कर सकता हूँ, he comes from a video editing background, so he has to, ही सेड, जैसे बाकी डायरेक्टर लोग विजुलाइज कर लेते हैं ना कि हाँ ये सब कर लेगा, ये सब कर लेगा, राजू सर बोलते हैं मुझे दिखा दे। कि उसने बोला कि सर आप यहाँ से लेफ्ट लीजिए, तो उसका भी ऑडिशन चाहिए। और उनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ही राइट सो वेल, ही डजंट लाइक इम्प्रोवाइजेशन। ही सेड जो मैंने लिखा है उसको बोल दे,
अभिजात जोशी एंड राजकुमार हिरानी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट उनके राइटिंग में नहीं चाहिए कट टू कट वही बोलना है, एक सेंटेंस इधर हाँ उधर नहीं तो नहीं। होता ना कि फ्रीडम, कोई डायरेक्टर होते हैं फ्रीडम में, यार मतलब समझ में आ गया ना इसके नहीं, पर क्योंकि वो लिखने में वो लोग बरसों खर्च करते हैं। कई सालों खर्च, और मैंने मतलब एक एक फिल्म के 25-25 ड्राफ्ट तो मैंने पढ़े होंगे, और आप वहाँ पे चोरी भी नहीं कर सकते क्योंकि राजू सर के स्क्रिप्ट उनके ऑफिस में जाके ही पढ़ना पड़ता है, नहीं बाकी तो स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे तो वो बोल विधु विनोद चोपड़ा वाला स्कूल जो है उसका रूल है, जैसे अभी हमने यहीं मेरा- पढ़ो। अभी 12th फेल किया तो वही किया ना, वहाँ बैठ के पढ़ना पड़ता है तो सब कर, तो वो ड्राफ्ट पढ़ना, और फिर वो ड्राफ्ट पढ़ने का एक ही स्क्रिप्ट होती है, आप अपना ड्राफ्ट पढ़ते हो, आपको पेपर पेंसिल दिया जाता है, अपना फीडबैक लिखते हो, स्किप बंद करके आप रूम से चले जाते हो, फिर वो बुलाते हैं हाँ बेटा बोल, तो आप चोरी भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको इसके बाद आधे घंटे बाद ही फिल्म खत्म हुई, वेट कर रहे हैं पढ़ने का आपके खत्म होने के बाद। तो ये है, और कई डायरेक्टर होते हैं जो बोलते हैं कि यार हाँ इसका इंट्रो दिखा दें, हाँ ये सही है, इसे मैं करा लूँगा, इसे मैं करा लूँगा, इसे मैं करा लूँगा, वो भी ऐसे भी टैलेंट होता है। अलग अलग तरीका है कि हमारे देश में भी डायरेक्टर अलग अलग तरीके के हैं ना। विशाल भारद्वाज, पहली प्रॉपर कास्टिंग आपने उसी की थी ब्लू अम्ब्रेला के लिए? ब्लू अम्ब्रेला में मैंने कास्टिंग में हेल्प किया था बच्चों के लिए, मुझे हनी भाई ने फ़ोन किया था। हाँ, दिल्ली में हनी त्रिहान। हनी त्रिहान एक ऐसे व्यक्ति है, जब मेरे पास बम्बई में काम भी नहीं था, सबसे पहले वो आदमी ने मुझे बोला था आके मुझे कास्टिंग में असिस्ट करो, और मैं गया, बाजी मेरे को एक भी पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो आई रिमेंबर लोखंडवाला, उन्होंने मुझे ब्लू अम्ब्रेला में पहले दिल्ली में फ़ोन किया था कि तू बच्चों के साथ काम करता है टीआई में, हमें कुछ बच्चे चाहिए तो मदद कर दे, तो वैसे ही हेल्प किया जैसे बहुत लोग मदद करते थे, मैं हाँ बाजी इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ऐसे हेल्प किया था। तो फिर हनी त्रिहान ने ही हमको, बाय द वे बहुत कम लोगों को मालूम है कि सबसे पहली बार हमको 10,000 रुपये किसी बंदे ने दिए थे, वो हनी त्रिहान ने दिए थे बम्बई में, और बोला कल से काम पे आ जा, विशाल भारद्वाज के ऑफिस में आ जा। एक फिल्म थी जो अभी बनी, जो फिल्म जिसका नाम था रंगून, जो अभी जूलिया उसका नाम था, तो वो जूलिया बनी थी, उस फिल्म में हमने ज्वाइन किया था, बहुत साल पहले वो फिल्म बन रही थी। विशाल भाई ने बताया हमारे गेस्ट इन द न्यूज रूम में ये, हाँ कि कई फिल्में कैसे बनते बनते कब बनती हैं, कई नहीं बनती। उसमें अजय देवगन थे, संजय दत्त थे, फ्रैंका पटन थे, जो एक्टर्स थे बाहर के, वो सब थे। हमने काम शुरू कर दिया तो बहुत काम कर रहे थे, तो वो फिल्म के साथ मैं हनी भाई के साथ जुड़ा। वहाँ से मेरे को एक्चुअली पूरा क्रेडिट मैं हमेशा लाइफ में देता हूँ, जहाँ पे हनी भाई ने मुझे क्लैरिटी दिया कि तू ये कर सकता है। शुरुआती ट्रेनिंग। शुरुआती। फिर उसके बाद विशाल के लिए और भी फिल्मों में कास्टिंग? फिर मैंने इंडिपेंडेंटली शुरू किया, हैदर किया, तब हनी भाई वांटेड टू गेट इनटू डायरेक्शन, फिर मैंने फिर देन आई टुक ओवर, अभी लास्ट कुत्ते तक भी मैं ही किया। फिर क्या सीखा विशाल भारद्वाज से? उनका ना, एक तो हम सब, वो भी थिएटर से, उनका जो अडेप्टेशन में पकड़ है ना, वो किसी और का नहीं। वो कैसे प्ले को फिल्म में डाल देते हैं हर बार ही, कहीं ना कहीं वो जो है, वो जो राइटिंग का जो उनका स्टाइल है ना, वो बहुत ही कमाल का है। और जिस तरह से वो लिखते हैं, उनका ना हर डायलॉग, हर वाक्य जो भी वो मीटर में होता है, वो बहुत पर्टिकुलर है अपनी लाइनों को लेकर। म्यूजिक की ट्रेनिंग? म्यूजिक की ट्रेनिंग है। मुझे याद है कि वो चंदन राय सन्याल को एक कमीने में बोलना था, भाव भोपे टोपे भाव टोपे भोपे टोपे भोपे टोपे भाव टोपे भाव टोपे भोपे टोपे भोपे टोपे बूम, ऐसा उनको बोलना था। चंदन राय सन्याल ने इतने सारी कोशिश करी, वो नहीं हुआ। तो मुझे याद है विशाल सर ने वो रिकॉर्ड किया, बोला बेटा इसी मीटर पे बोलना है। तो वो इतने पर्टिकुलर है अपने मीटर को ध्यान में लेके, म्यूजिक से जुड़े हुए आदमी है ना, तो वो बहुत ही, मतलब उनके साथ ये ऐसा, आप वो म्यूजिक की तरह ही चीज़ों को ट्रीट करते हैं। अगर आप उनके साथ कभी ट्रैवल करोगे लाइफ में, तो उनको कुछ सुर आ जाता है तो वो रुक जाते हैं गाड़ी रोक के, और वो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं रास्ते में। उनके पास एक छोटा सा रिकॉर्डर होता है, वो रिकॉर्डर निकालते हैं, धुन लिख देते हैं, और धुन ऐसे रिकॉर्ड कर देते हैं और बोलते चलो। कभी आपके सामने ऐसा हुआ जो बाद में कोई गाना बना हो? हाँ आई थिंक वो थोड़े भीगे भीगे से थोड़े गम, वो ऐसे गुनगुना रहे थे। ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ आई रिमेम्बर। तो वो सब वहीं देखा मैंने उनको करते हुए। वो अभी भी रिकॉर्डर लेके घूमते हैं, और किसी को पता नहीं चलता वो कब म्यूजिक के बारे में सोच रहे हैं। वे सबसे ज़्यादा मुझे जो अमेज लगता है कुछ एक्टर के बारे में, कुछ डायरेक्टर के बारे में, उनका प्रोसेस के बारे में आपको समझ में नहीं आता कि वो मेहनत कब कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देती है, पता नहीं चलता कि वो कब कर रहे हैं।
They're so effortless. क्या लाइक जैसे वो रणबीर कपूर एज एन एक्टर, आपको समझ में नहीं आता कि इतनी प्रिपरेशन वो कैसे कर लेता है, कब कर लेता है, कैसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे देता है। क्योंकि हमने बैक टू बैक तमाशा किया, रॉकस्टार किया, बॉम्बे वेलवेट किया, संजू किया, इतने सारे फिल्में कर ली। वो कब तैयारी करके आ जाता है। सेम विशाल सर कभी म्यूजिक कर लेते हैं, कब आते हैं, कभी तो जब भी जाओ तो बैठ रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और जब भी देखो काम भी कब कब कर लेते हैं। हमको ये बड़ा मुझे हमेशा लगता था बॉम्बे में, ये लोग काम कब कर लेते हैं, ये चिल भी कर लेते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल भी है, ये लोग दारू पार्टी भी कर लेते हैं, दोस्ती यारी भी मिल लेते हैं, ये कब काम कर रहे हैं। आई थिंक वो एक टैलेंट होता है। ये 24 घंटे ट्यून होते हैं अपने काम के साथ, सबकॉन्शियसली वो काम भी कर रहे होते हैं। आप किसके साथ करते हैं दारू पार्टी? अब तो मतलब मैं दारू पार्टी तो कभी कभी जब भी करता हूँ तो मतलब रिसेंटली बोलो, अभी तो ना राजकुमार पीता है, ना आयुष्मान पीता है, ना कार्तिक पीता है। मतलब इतनी मुसीबत है, क्लोज फ्रेंड में कोई नहीं दारू पीता है। बताइए साहब, बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन हम हंसल के साथ पीते हैं, आनंद राय के साथ हम पी सकते हैं, बहुत मज़ा आता है उनके साथ दारू पीने में। आनंद एल राय जी जी, बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत बढ़िया दोस्त हमारे, दिल्ली में ही है, मुलाकात होने वाली है अभी उनसे। उनके साथ हम पी सकते हैं, कभी कभी हम मन करता है हमारा, लिटिल लिटिल उनके साथ मज़ा आता है। हाँ। तिग्मांशु धूलिया? टीचर पे कहता है हमारा इतना रिस्पेक्ट है, इतना प्यार है ना, हमें डर लगता है आपसे। हम कभी उनके साथ कभी नहीं, उनके साथ दारू पीने में या उनके साथ काम करने में? काम करने में तो बड़ा मजा आता है, ऐसे उनके साथ हम बैठ के दारू नहीं पी सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमेशा हमको बच्चे की तरह ट्रीट किए ना, तो कभी कभी एक मुझे लगता है ना कि टीचर एक बड़े लोग रिस्पेक्ट वैसा रखते हैं। तो टिशू भाई का फ़ोन आता है मिस हो गया, मुझे लगता है टिशू भाई का फ़ोन है, टिशू भाई का फ़ोन मिस हो गया, टिशू भाई का फ़ोन मिस हो गया, तो वो एक टेंशन हमारे। बाकी सब तो हमारे दोस्त हैं तो हम बोल देते हैं। टिशू भाई ने शुरू से एनर्जी डे से, वो दिल से के वो टाइम से ही हम कभी उनके साथ ना ऐसे टिशू भाई यार मत करो ऐसे नहीं बोल पाए, बाकी सबके साथ हम कर पाए। वो बट उनके साथ दारू कभी नहीं पिए, डर लगता है। और काम काम का तजुर्बा कैसा रहा? अरे बहुत बढ़िया रहा, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग। तिग्मांशु धूलिया तो मतलब अपने आप में स्कूल है। और क्या है कि उनके साथ कास्टिंग का बहस करने बड़ा मजा आता है। आप कास्टिंग वाले से बहस उदाहरण से समझाइए। देखो हम आप जैसे उनके साथ हमने शो किया गर्मी, सांप बीबी तो इतर अभी भी एक और शो कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब हम उनको बोलते हैं ना कास्टिंग के बारे में, तो पहले हमको ऐसी बहुत देर तक देखते हैं, घूरते हैं हमको, सिगरेट पीते हैं, ऊपर देखते हैं। बहुत बढ़िया, हमने भी नहीं सोचा था। मतलब पहले वो सब सोच लेते हैं, जब उनके पास जाते हैं ना तो एक पेपर ले लेते हैं, ऐसे कास्टिंग लिस्ट निकालते हैं, बोले ये राजपाल यादव, यशपाल से पूछ लेंगे, आशुतोष राणा, सब कुछ कर लेंगे। मुझे हाँ मुकेश आजा कास्टिंग बैठने, फिर मैं पेपर दे दूँगा, आपने तो सब करके रखा है। बोले तो हमारे आइडिया है ना, अब तुम बोलो। तो वो जो एक टैलेंट है ना कि वो ऑलरेडी 50% कास्टिंग कर लेते हैं, पर हमको बोलते हैं कि अब तुम सोचो। फिर उसको ब्रेक करने में जो मज़ा आता है ना उनके साथ, कि राजपाल को इस वाले रोल में सोचो आप बेटर करेगा, या आशुतोष भाई को इस रोल में सोचो। जब हमने वही लास्ट शो जो किया हॉटस्टार के लिए, उसमें भी हमारा ये था कि आप रघु भाई को इस रोल के लिए सोचो ना, या इसमें कौन सा शो? हॉटस्टार में जो राज टिशू भाई का शो है, 6 सस्पेक्ट। हाँ, वो जो विकास स्वरूप के नॉवेल पे है, उसका भी सीक्वल आना है। हाँ, वो हमको करना है। इसमें रघुवीर यादव और ये सब लोग रघुवीर यादव, बहुत इंटरेस्टिंग बना है। तो उसके भी यही प्रोसेस था कि एक तो वो सबको जानते हैं एक्टरों को। उसमें वो बहुत कमाल का एक्टर है जो तितली में भी था। हाँ मैं बताता हूँ, उसका नाम है FTA का ही है वो, जो उसको राजवीर बनाया। How can I forget his name? मुझे भी He's such a wonderful actor उसको and a wonderful singer. गाने बहुत अच्छे लिखता है वो। रिलीज नहीं किए हैं, हमें इंटरव्यू में 1-2 सुनाए थे। वो बहुत जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी। शशांक, व्हाट्स हिज नेम? शॉर्ट हाइट, वो अभी इसमें भी था। शशांक व्यास। नहीं मैं समझ गया। मेड इन हेवन में भी मैं समझ गया, मैं नहीं कास्ट। एक सेकंड मुझे सोचने दो, एक सेकंड। व्यास क्या नाम है? तितली में एक्टर था मेन, पतला सा। जी, पाप चढ़ेगा आपको, बड़ा सा ऐसे ब्यूटी मार्क भी है। आप याद नहीं कर पा रहे, मेरे पास फोन भी नहीं है और मैं एडिट भी नहीं करूंगा ये। ऐसे कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। शशांक अरोड़ा। शशांक अरोड़ा। अरे आप मतलब ऐसे करोगे, मैं उसको हमें याद है, उसको हमने उस पर भी कास्ट किया था। वो सलमान भाई की जो पिक्चर थी, सुनील ग्रोवर भी था उसके अंदर। ट्यूबलाइट? नहीं अलिया भारत में सलमान भाई का छोटा भाई बनाया था उसको। पता नहीं, मैंने भारत देखी। उसके अंदर भी शशांक अरोड़ा बहुत अच्छा एक्टर है। ओह यस, ब्रिलियंट। शशांक अरोड़ा। सो तिग्मांशु अपनी आधी कास्टिंग करके फिर बुलाते हैं।
फिर दिमाग लगवाते हैं कि हमने सोच लिए हैं, क्योंकि होता क्या है कि कास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या होता है कि आप पहले ना आपके दिमाग में सारे सोच लेते हो, फिर तू क्या सोचेगा उसके लिए मुझे बुलाते हैं। कैन यू गो बियॉन्ड द ऑब्वियस चॉइस? पहले तो इसलिए मैं हमेशा अपने ऑफिस में भी ये मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है, तो मैं पहले सारे एक्टर का नाम लिख लेता हूँ। अपने ऑफिस में ना एक बोर्ड लगा के रखा हमने कि उसमें हर बड़े एक्टर का अच्छे अच्छे लोगों का नाम लिखा है। कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, गिरीश कुलकर्णी, आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, राजपाल यादव, ऐसे हर एक्टर का, नीना गुप्ता, स्मिता बसी, अच्छे एक्टर, शेफाली शाह, तब्बू, कौन हसैन, रसिका, लोतमा शोम, सबके अच्छे अच्छे नाम लिखे हुए हैं। अब मैं राजेश तेलंग, मैं कहा अभी बताओ ये नहीं है, अभी बिजी हैं, अब क्या करोगे? तो तब हमारा दिमाग चलना शुरू होता है कि अब और ढूंढते हैं। एंड देन यू गो टू योर डेटाबेस, या आप नए सिरे से अलग अलग थिएटर ग्रुप्स को कॉल करेंगे? अलग अलग थिएटर ग्रुप, नए नए लोग कौन पास आउट हो रहे हैं, कौन सा 10-15 साल पहले रंगमंच करता था जो अभी किसी को ब्रेक नहीं मिला, उसको ढूंढ के लाओ। चाहे वो नीरज सूद को इतने साल बाद लेकर आए, या सपना सैन को लेकर आए, चाहे हरीश खन्ना को लेकर आए, इतने साल बाद इतने। वो जो कई बार होता है ना कि आपको उसमें काम नहीं मिलता, तो कुछ लोग इंटरेस्ट छोड़ देते हैं कि अब नहीं कंटिन्यू करना, तो उनको पकड़ के जैसे रैंडम याद आता है, यार वो कहाँ है वो जो करता है? महेंद्र मेवाती गुजर गए अभी, तो वो कहाँ थे, उनको लेकर आए, हम ढूंढ के लाए, फिर उनको केदारनाथ में लेके आए। एक एक्टर है बलजिंदर कौर, शाहिद में हमने राजकुमार की माँ बनाया था उनको। नीतीश भारद्वाज को केदारनाथ में देखना बड़ा रिफ्रेशिंग था एकदम से। इतने टाइम बाद उनको लेकर आए। एक बलजिंदर कौर करके एनएसटी की बहुत अच्छी एक्टर है, वो एक स्कूल में पढ़ा रही थी, हरियाणा के स्कूल में पढ़ा रही थी। वहाँ से हम उनको, वो इतने साल बाद उनको फ़ोन किया कि इधर आ जाओ काम करते हैं, तो फिर उससे वो राजकुमार की माँ बनाए थे उनको शाहिद में। कभी ऐसा भी होता है कि नॉन एक्टर को अप्रोच करें कि यार इस आदमी से करवा के देखते हैं? हाँ, होता है। जैसे फैजल मलिक करके एक्टर है गैंगस्टर वसीपुर में, जो पुलिस वाले बने थे हंसते, उसके बाद उन्हें इतना अच्छा काम किया अभी। थाना प्रभारी धनसर। हाँ, वो भी एक्टर नहीं थे ना, वो तो प्रोडक्शन में थे जी। अभी पंचायत में दिखते हैं प्रहलाद चावल। अभी उनके पास डेट्स नहीं है भाई। अच्छा, नहीं है उनके पास डेट्स नहीं है, उनके डेट्स नहीं मिलता अभी भी, नहीं डेट्स। फैजल भाई, फैजल मलिक के डेट्स नहीं मिलते भाई, ऐसे मतलब फैजल मलिक के डेट्स नहीं मिलते हैं। WTF में तो बैठे रहते हैं रोज शाम को। वो अपनी शूटिंग करके आते तो बाद में WTF में आते हैं, पर सच में उनके अभी WTF नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, अब नहीं मिलेंगे। एक तो उनको टीवी, मैं तो अगर एक हफ्ते में मुझे वहां अमित सियाल, फैजल मलिक, ये लोग उसके फाउंडिंग मेंबर है, ये नहीं मिले तो WTF। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी में एक जोक है ना, अगर मकरंद देशपांडे वहाँ पे ना दिखे समझ जाना कि टेंशन है। मकरंद देशपांडे अगर वहाँ पे नहीं दिखे आपको, समझ जाना कि टेंशन है। इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने कई लोगों के बारे में बात की, आमिर खान पर चर्चा नहीं हुई, आपने काफी क्लोजली उनके साथ काम किया। हाँ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल? उनके, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ या डिटेल में बोलूँ तो डिटेल में बताइए। मैं बताता हूँ आमिर सर के साथ काम करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको ना 1 सेकंड 5 मिनट बाद ये चीज़ आप भूल जाते हैं कि वो आमिर खान है। आपको लगेगा कि वो आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला न्यू कमर है फिल्म मेकिंग के मामले में, हर डिपार्टमेंट में। ऐसा क्यों लगा आपको? क्या हुआ? इसलिए लगता है कि वो, कौन सी फिल्म थी पहली जिसमें आप लोगों ने कोलैबोरेट किया? दंगल? नितेश के लिए कास्टिंग कर? नहीं, दंगल था, लेकिन हम रंग दे बसंती पे तो उनको देखा था ना, असिस्टेंट थे रंग दे बसंती में ना हम। आप राकेश ओम प्रकाश मेहरा के एडी थे। तो दंगल उनके साथ काम किया, पूरे प्रोसेस में वो थकते ही नहीं थे। मतलब हमने 12-13 हज़ार लड़कियों को ऑडिशन किया, उसमें 12-13 हज़ार दंगल की उन 4 लड़कियों के लिए, 2 बचपन की और 2 बड़ी। जी, कम से कम 13 था ऑडिशन। जो फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने किए बड़े के रोल, और दूसरे जायरा वसीम और सुहानी ने किया। हाँ, वो 4 बच्चों के लिए हमने 13,000 ऑडिशन किए, 12-13 ऑडिशन किए होंगे। शॉर्टलिस्ट करके 400 तक आए, 400 के बाद 200 तक आए, 200 के बाद 100 तक आए, जिसके अंदर मृणाल ठाकुर भी थी, ये सब उसके अंदर ही थे एक्टर, ये सब ऑडिशन शॉर्टलिस्ट में। वो 60 लोग जब शॉर्टलिस्ट किए, 60 लोगों के साथ हमने ना 5 दिन 6 दिन का वर्कशॉप किया कि सबके साथ हम डिटेल में 2-2 सीन करेंगे। ही सेड आई वांट टू कम एंड पर्सनली ऑडिशन विद एवरी गर्ल। तो मेरे को लगा कि ऐसे मजाक कर रहे हैं कि आमिर खान मेरे ऑफिस में आराम नगर में रोज क्यों आएंगे ऑडिशन करने के लिए। बोला क्यों, पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर अबाउट गर्ल्स, मैं तो सपोर्टिंग एक्टर हूँ, ये उन्होंने बोला। तो नितेश को बोला कि मैं भी आऊँगा, तो एवरी डे ही केम
and audition with those 60 people. Every single audition, he was the co-actor. He said, वो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं co-actor बनूँगा, तू और नितेश करना, मैं कुछ नहीं करूँगा. तब हमें लगा कि भाई साहब ये आदमी कुछ और ही है. कोई भी स्टार, कोई भी एक्टर शॉर्ट लोगों के साथ, एक के साथ कर लेगा, दो के साथ कर लेगा, 60 के साथ तो नहीं करेगा. उसके बाद जब 20 आ गए, उसके बाद भी डिटेल में ऑडिशन किया, फिर उन्होंने फिर आया कहता और सीन करते हैं, अगेन ही केम. जब 8 लोग तक पहुंच गए, उसके बाद तक ही वाज देयर, और वो कुछ नहीं बोलते थे. कोई एक्टर बनते थे, वाइब आता है, हाँ वाइब आ रहा है, एक और करते हैं, चलो. मतलब तो ये बहुत कौन, आप मुझे बता कौन करेगा? अपना सारा वक्त निकाल के, टाइम निकाल के, आप पूरा दिन बांद्रा से आराम नगर आ रहे हो, पूरा दिन ऑफिस में बैठे हो. जैसे हम लोग 9 बजे आते, 10 बजे आ रहे थे, उससे लेकर रात के शाम को 7 बजे तक, जब तक ऑफिस चल रहा है, तब तक वो वहाँ पर ही थे. कोई नहीं. ये सुन के बड़ी और अतिरिक्त रिस्पेक्ट आती है आमिर खान, शाहरुख खान, विशाल भारद्वाज, इन सब लोगों के लिए कितना मेहनत है इस क्राफ्ट में. अरे मतलब इतनी मेहनत है. मैं अब कह तो रहा हूँ कि हम तो बहुत छोटा सा हिस्सा है. ये लोग जीनियस बैठे हैं वहाँ पर, हम तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है. मतलब अभी हमने जब लाल सिंह चड्ढा किए, वो बच्चों के साथ, हमने कश्मीर से वो छोटे बच्चे ढूंढे थे, जो यंग करीना और वो यंग आमिर थे. उन बच्चों को ढूंढने भी वो हर बच्चे के साथ ऑडिशन में रहे. वो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फिल्म का, ये गलत नहीं जाना चाहिए. लास्ट 3 क्वेश्चन. किसी फिल्म की कास्टिंग में बहुत वक्त लगा, फ्लॉप हो गई, वो इमोशनली कैसा होता है आपके लिए? मतलब कि ठीक है, पार्ट ऑफ बिजनेस, और प्रोफेशनली उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी कास्टिंग कंपनी पे, जैसे लाल सिंह चड्ढा? जी, प्रोफेशनली तो उतना हमको इम्पैक्ट नहीं होता है ऑनेस्टली, क्योंकि काम बहुत उसमें कास्टिंग. लेकिन ये दुख होता है कि आप मेहनत बहुत करते हो ना, क्योंकि मैंने आमिर सर से भी उसके बाद बात किया था, अद्वैत भी मेरा दोस्त है. आपका मन नहीं करता है मतलब उस बिलीव करने में कि यार पिक्चर पिट गई. बिलीव ही नहीं होता है कि पिक्चर पिट गई है. आप बिलीव नहीं करोगे कि हम लाल सिंह चड्ढा के बाद, और हम जब आए ना, हम एक होता है कि हमारा ना बायस हो जाता है ना, हम पिक्चर देख के आए तो मैं तो वर्ड से लिख रहा हूँ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, क्या पिक्चर है लाल सिंह चड्ढा. बिल्कुल आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपकी वैल्यू आप अलग से देखते हो, आपका ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती, खत्म हो जाता है. तो जब वो पिक्चर नहीं चली हो, और नहीं चलना एक अलग बात है, डिजास्टर हो जाती है ना, वो ऐसी फीलिंग है, आपको मन नहीं करता कुछ और काम में. अब आप उसका छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन इमेजिन करो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो बहुत बड़े डब्बा, हम तो बहुत छोटा सा हिस्सा. हमारे को इतना बुरा लगता है, और हम इतने उन्होंने बहुत है ना. आमिर सर एक ऐसे आदमी, बहुत कम लोगों को मालूम है, उन्होंने एक पार्टी रखी थी, हम सबको बुलाया कि सॉरी यार पिक्चर नहीं चली, पर वी शुड मीट टुगेदर. कौन करता है मुझे पता. लाल सिंह चड्ढा, हम लोग हंस रहे थे कि पार्टी क्यों है, बोला मुझे भी नहीं पता पार्टी क्यों है, लेट्स कॉल ऑल द डिपार्टमेंट. वहाँ गाना बजाना हुआ, लाल सिंह चड्ढा गाने गाया, अमिताभ भट्टाचार्य गाने गा रहा है ना, ये सब गाने गा रहे हैं, सब आए हैं, करीना, आमिर, सब आए हैं, पूरी पार्टी चल रही है उनके ऑफिस में. हाँ. अद्वैत था, सारे सिंगर, प्रीतम, सब लोग हैं वहाँ पर भाई, और पार्टी हो रही है लाल सिंह चड्ढा रीयूनियन कि ताकि जबकि पता है कि बॉक्स ऑफिस पे इट वाज अ डिजास्टर. हाँ, उन्होंने कहा कि किसी को ये बुरा नहीं लगना चाहिए, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी. और वो खुद बोलते कि यार मुझे लगने लगा कि मैं गलत चला गया, क्या हो गया, वो तो मतलब मानते हैं. उसके बाद उन्होंने पार्टी रखा था. ओके. और यहाँ तो लोग क्या करते हैं कि पिक्चर हिट भी नहीं हो, पार्टी रख लेते हैं पहले ही. अच्छा, किसने किया ऐसा? मतलब ऐसा होता है ना कि ये बहुत सारे सवालों में ट्रेंड बता रहे हैं, उदाहरण नहीं बता रहे, क्योंकि इनको वापस दिल्ली से, हमारे स्टूडियो से मुंबई जाके उसी आराम नगर में काम करना है, और फिर उन पार्टियों में उन्हीं लोगों से मिलना है. और फिर वो मैसेजेस आता है, लोग बोलते हैं ये सक्सेस कब होगी पिक्चर. सब पार्टी में साथ ही जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के कि ये पिक्चर सक्सेस कब होगी. आपको एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, नामी फोन करते हैं काम के लिए? हाँ, काम के लिए फ़ोन करते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है तो बताना, मेरे लिए कुछ हो इंटरेस्टिंग बताना, बातचीत करते हैं. क्या लास्ट कॉल किसका था? लास्ट कॉल किसका था? आज, कल, परसों? नहीं मतलब लास्ट कॉल तो मतलब अभी अब करिश्मा तन्ना का था कल का फ़ोन किया, मुझे स्कूप के बाद कुछ और बड़ा शो करना है, पर मुझे सेंटर ये करना है. आने से पहले मानुषी चिल्लर का फ़ोन आता है कि उसको एक नई स्क्रिप्ट करनी है, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग काम करना है. परिणीति को बहुत इंटरेस्टिंग काम करना है अभी, बहुत शी रियली वांट टू डू. तो ऐसे आते रहते हैं, लगातार बातचीत होती रहती है. पुराने वेटरन एक्टर्स? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं. उनको तो ये लगता है कि मैं जब से मैं आया हूँ उनको काम मिलना कम हो गया है. वो तो मुझे गुलशन ग्रोवर का भी फोन आता है? अब आता है. मैं उनको बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला. क्या बोला था उन्होंने? कि एक्चुअली होता क्या है कि मैं
डायरेक्टर को बोल देता हूँ कि सर लेट्स ब्रिंग मोर न्यू टैलेंट। तो जितने भी जो पुराने एक्टर्स हैं ना, उन लोगों को लगता है कि जब से ये आया है ना, हमको काम मिलना बंद हो गया है। मैंने बोला ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं आप मेरे सब सीनियर हो, ऐसा नहीं है, मुझे डायरेक्टर बोला जाता है। और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि डायरेक्टर लोगों को ना मेरे कंधे पे इतनी बंदूकें चलाते हैं, अच्छा, बहुत बंदूकें चलाते हैं। जो उनको बातें कास्ट करना नहीं है और खाते में कास्टिंग के डाल दिया। जैसे किसी को बोल देना कि अरे कातू, डायरेक्टर को बोल देते हैं कि यार अरे हम तो चाहते थे, मुकेश ने मना कर दिया। अब उस वक्त मैंने कौन करता है, कौन का डायरेक्टर ऐसा? ये नाम नहीं लेंगे हम, ऐसे वो बोल देता है। तो हम बोलते हैं कि यार आपने मेरा नाम क्यों लिया? बोले हम क्या बोलते हैं उस वक्त। अरे सब आपके दोस्त हैं, एक आध का तो खुल के बता दीजिए, हम लोग को भी थोड़ा आइडिया लगे कॉमन पीपल को कि होता क्या है आपकी इंडस्ट्री में। नहीं, हंसते हंसते तो ऐसे मतलब बोल देते हैं कि क्या बोले, नाम मत पूछो इस बारे में, अजीब हो जाएगा। आखिरी सवाल, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर का एक एवरेज डे कैसा होता है? और कभी वो डायलमा आता है इसको कास्ट करें या इसको कास्ट करें? क्योंकि जो आपको भरम था, पर जो कई लोगों के लिए सच्चाई भी है कि मुकेश ने एक फिल्म दे दी, उसमें 4 सीन चल गए तो उनका करियर चल निकला, राइट? तो मतलब उसमें भले ही छोटा रोल हो, कास्टिंग डायरेक्टर का बड़ा रोल हो, पर जो हमने लक बाई चांस फिल्म में देखा कि और हम सब के साथ होता है, जब हम हायरिंग कर रहे होते हैं, कई बार हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशन में, कई बार किसी ने रेफरेंस दे दिया कि यार इस बच्चे को ट्राई करो, इस लड़की को देखो, ये अच्छी रिपोर्टर हो सकती है। हाँ। तो कई बार उसका भी होता है ना किस टाइम पे किसने जिक्र कर दिया। तो आपका एक अमूमन दिन कैसा बीतता है मुंबई में? मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो सिर्फ स्ट्रेस से गुजरता है। शुरुआत ही स्ट्रेस से होती है, स्ट्रेस वाले फ़ोन से होती है, और सोने से पहले भी स्ट्रेसफुल कॉल। किस तरह? उदाहरण दिए, पैनिक कॉल आया, ये पैनिक एक्टर बैकआउट कर गया, नहीं ये कास्टिंग खत्म नहीं हुआ अभी तक, शूटिंग 10 दिन बाद है, ये पेंडिंग है, ये ऑप्शन बना हो गया, इसके पैसे वर्कआउट नहीं हो रहे, ये बैकआउट कर गया, ये लुक टच में अच्छा नहीं हुआ, ये डायरेक्टर को अच्छा लगा, लेकिन जब ये रीडिंग कर रहा तो उनमें एक सीन अच्छा किया, बाकी ने बहुत ख़राब की, इसको रिप्लेस करना है। तो मतलब 3 दिन पहले तक भी रिप्लेस करना पड़ जाता है। आपने एक दिन शूटिंग करवा दे किसी एक्टर के साथ, तब भी रिप्लेस करना पड़ सकता है आपको कि यार ये तो ऑडिशन तो अच्छा दिया था, लेकिन यहाँ पर आकर तो इसके फट गई है, ये नर्वस हो गया है, कॉन्शियस हो गया है, उसका रिप्लेसमेंट डोंट नो, वी रीशूट दिस सीन। तो दिन भर चलता है। कभी मुकदमेबाजी तक तो नौबत नहीं आती है? नहीं, मुकदमे नहीं, एक बार कभी कभी लड़ाई करना पड़ता है डायरेक्टर के साथ, लेकिन कई बार डायरेक्टर थोड़ा स्ट्रांग होता है तो बड़ा मुश्किल होता है उनकी लड़ाई करना, थोड़ा उनसे बहस करना भी बहुत मुश्किल होता है। बुरा ना मान जाए, आगे काम में दिक्कत ना बुरा हो। मैं उस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे इसलिए हायर करेंगे लड़ेगा। तीजू भाई मुझे पहले ही बोल देते हैं यार तू कम लड़ेगा ना आज, मतलब मुझे इम्तियाज भी बोल देते हैं यार तू आएगा तो 1-1.5 घंटा तो चाहिए, मैं लड़ लेता हूँ। मेरे को ना ऐसे यस बॉस वाला बंदा पसंद नहीं है। सर ये अच्छा, हाँ बहुत अच्छा नहीं है, ये चूतिया है सर, सच बात तो है। तो उतना मैं बोल देता हूँ, वो मैं हर डायरेक्टर को बोल देता हूँ। आई थिंक उसी वजह से शायद ज़्यादा प्यार भी करते हैं। प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर जी। उसमें यह है कि आपकी व्यक्तिगत राय जो कुछ भी हो, लेकिन जब आप पंच की कुर्सी पे बैठे हैं, हाँ। जब आप अलगू हैं, जुम्मन मियाँ हैं, तब बहुत ऑब्जेक्टिविटी। मुकेश छाबड़ा वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर पाते हैं? जी, वो करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। बिकॉज यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन द इंडस्ट्री। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसा लगता ही हो। तो हर बार इतने नए नए एक्टर कहाँ से आ रहे हैं मुझे बताओ, हर बार हर शो में हर फिल्म में इतने चेहरे कहाँ से आ रहे हैं? आप मुझे बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अब हर बार नए बार हर शो में नई फिल्म में नए चेहरे कहाँ से आ रहे हैं? फिर अगर जिस दिन मैंने नए चेहरे लेना बंद कर दिया तो मुझे काम कौन देगा? मुझे बुलाती है इसलिए नए चेहरों के लिए। और ये तब कब तय करते हैं कि ये रोल मैं करूंगा? ये सवाल मैं कभी अभिषेक बनर्जी से भी पूछूंगा। नहीं, पर मैं कभी नहीं तय किया। नहीं, अगर मुझे एक्टिंग के बारे में ना कभी सोचा। तो जवान में कब तय हुआ कि आप मंत्री के पीए बनेंगे? ये मुझे एटली ने बैठे बैठे जब उनको ऑडिशन दिखा रहे थे, हम जब ऑडिशन दिखाते हैं ना, हम जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा फन में ऑडिशन दिखाते हैं। अरे यार ख़त्म करो ना, नेक्स्ट दिखाओ। तो मेरे को ना एक्चुअली मैं और प्रोसेस इतना लंबा है, तो जब मैं ऐसे फन में बात करता हूँ, मैं जोक क्रैक करता हूँ बस का, तो एक्चुअली बोलता है आई वॉन्ट यू टू प्ले दिस, जैसे तुम हंस रहे हो ना। तो ये उसका दिया हुआ सीट है। आई रिमेंबर फिर मैंने बोला अपने अभी क्या बोला आई यू सीरियस? बोला आई एम वेरी सीरियस। देन ही टोल्ड शाहरुख सर ऑल्सो वन डे आई वांट यू टू प्ले। हाँ यू शुड डू इट, तू मैं देखा है तू करता रहता है, वासीपुर में भी, यहाँ वहाँ लक्ष्य में देखा है तुझे, कर कर कर। तो मैंने कभी भी स्कैम, मैं अब देखो वासीपुर, वहाँ पे बनारस में शूटिंग चल रही थी, हम रात को होटल में ओके इंटरनेशनल में सब एक साथ ही रहते थे, सस्ता सा होटल था, खाना भी वहीं खाते थे, म्यूजिक चला के सब नाच रहे थे। मैं ईडी था, कस्टमर ने बोला कि
या नाचने वाला सीन, तार बिजली से वो नाचना है, इलेक्ट्रिक पिया। तो मुझे रोल दे दिया। कोई ट्रैक ही नहीं था मेरा, राजकुमार का रोल था, हमें साथ में डाल दिया। उसको इतना मजा आ रहा था कि उससे हम वो नचवाएंगे। बेसिकली वो लौंडा नाच के लिए हमारी कास्टिंग हुई थी। तो हम तो, आप स्किप भी देखोगे तो हमारा रोल ही नहीं है, क्योंकि रोल तो राजकुमार की एंट्री आती है, हम तो साथ ही घूम रहे हैं। बट उसको नचवाना था कि इसको नचाएंगे, उसको बहुत मज़ा आता है, इसको पिटाएंगे। तो वो नचवाने के चक्कर में हमको कास्ट किए। एक पिक्चर है शाहिद, हमने एक सीन किया था राजकुमार के साथ। एक एक्टर था, उसके शूट पे नहीं पहुंचा, एंड एज मैं स्टेपनी एक्टर हंसल मेहता का, आजा यार एक सीन करते, वो एक्टर ही नहीं आया। बोले बजट कम है, मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या कह रहे हो, क्या करना है? बोले गवाही देनी है झूठी। मैंने कहा आ रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसे हुआ, तो जवान ऐसे हुआ, स्कैम में भी ये हुआ। बोले एक्टर मौज आती होगी ना ऐसे मेरे लिए एक्टिंग का, जब पैसा चेक आता है तो। चेक आता है कि नहीं? नहीं आता है यार, सिवाय जवान के लिए। ये बाकी सब फ्री फंड का श्रीखंड था। सब फ्री फंड का। मेरे लिए तो वो छुट्टी है ना। हाँ, जवान के लिए। जवान के लिए पैसे आए थे, वो लंबा रोल था ना ऐसे। बाकी तो वो करे गए, वो हंसल मेहता बोले कि यार वो स्कैम में एक बार वाला सीन है, तो नाश्ता बहुत अच्छा है, आजा। साला नचनिया बना के रख दिया हमको, जब देखो मन करता है तो नचवा लेते हैं। क्योंकि हम नाचते भी थे ना, बैकग्राउंड डांसर थे दिल्ली। बैकग्राउंड डांसर थे? जी। कहाँ पे? ये जितने भी सिंगर स्टेज शो शादियों में करते थे, उसके पीछे नाचते थे दिल्ली में। थैंक यू। ऑन दैट नोट हम ये बैठकी बंद करते हैं। याद रखिए, सबही नचावत राम गोसाई। शुक्रिया।